मॉर्निंग, लेट्स बिगिन। कल क्या पढ़ा अपन ने? पर यूनिट कॉस्ट पढ़ा। हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, राइट। क्या क्या चीजें उसमें देखे, कौन सी यूनिक चीजें देखे जिसके लिए नोट्स लिखना पड़ता है? डीमरेज, जीएसटी, क्या डिटेंशन, सॉरी कैश डिस्काउंट, कमीशन ब्रोकरेज। देखना नहीं है, बुक में से देख के तो सभी बता दूंगी। रेट, रेट तो बेसिक था। और कुछ बताओ। डीमरेज बोल दिया। और क्या पढ़े? आप दोनों के पास कोई आंसर नहीं है? रीयूजेबल कंटेंट, रोड टोल टैक्स। कुछ आंसर है नहीं आप लोगों के पास? हो गया। और कुछ बताओ। बहुत कुछ पढ़े। गवर्नमेंट क्या देता है? और क्या बचा? फाइन्स, पेनल्टीज। और कुछ बचा? इंश्योरेंस, ठीक है, नॉर्मल है। हाँ हो गया। हाँ बोल दिया। कंटेनर कॉस्ट। और क्या पढ़ा? दैट्स इट। यस, क्वांटिटी डैमेज हुई है कि डिस्ट्रॉय हुई है, अकॉर्डिंगली अपन कैलकुलेट करेंगे। भैया दिखना नहीं चाहिए मेरे को, उल्टा कर दिया। आ गया ध्यान में सबको? सब याद आ गया ब्रीफली? क्वेश्चन जो आपने कल किया उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अप्रोक्सीमेटली 3 नोट्स बनती है उसकी, एक आध वर्किंग नोट बनेगी। जैसे जीएसटी का कैलकुलेशन या तो साइड में शो करो या तो फिर वर्किंग नोट बनाओ। यूनिट्स का कैलकुलेशन या तो साइड में शो करो या तो उसका वर्किंग नोट बनाओ। क्लियर है? तो वैसा एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर वो आ गया तो आपके नसीब, क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। अभी क्या पढ़ना है अपने को आगे का? अभी अपन ने देख लिया मटेरियल का खर्चा कितना लगता है, पर यूनिट खर्चा कितना लगेगा, यहाँ तक कि अपन पहुंच गए। अभी मटेरियल अपन कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिए? सप्लायर के घर से लेके तो अपने घर तक पहुंच गया, मतलब सप्लायर्स के स्टोर से लेके तो अपने स्टोर्स तक पहुंच गया। अब वो अपने स्टोर से प्रोडक्शन फ्लोर पे जाना चाहिए। प्रोडक्शन फ्लोर क्या होता है? जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है, उसका जनरली नाम होता है प्रोडक्शन फ्लोर, ठीक है। जैसे स्टोर किसका नाम होता है? वेयर हाउस या गोडाउन का। वैसे ही प्रोडक्शन जहाँ पे होता है उसको प्रोडक्शन फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। अभी अपने को गुड्स स्टोर्स में तो आ गए अपने पास, प्रोडक्शन फ्लोर में कब भेजना है? गुड्स कितने क्वांटिटी है जो अपने को परचेस करके लाना चाहिए ताकि अपना प्रोडक्शन ना रुके और अपने खर्चे भी ना बढ़े। अपने खर्चे कैसे बढ़ जाएंगे अगर अपन ने बहुत सारा ला लिया तो? स्टोर का खर्चा, मेंटेन करने का खर्चा, उसके अलावा भैया लाने का खर्चा। सबसे पहले तो लाने का खर्चा। मुझे पता है अगर 10,000 यूनिट एक महीने में बिकते हैं, यानी साल भर में कितने बिकते हैं? 1,20,000। तो मैं पूरे 1,20,000 यूनिट अगर लेके आ जाऊँ तो साल भर तक का पूरा खर्चा एक दिन में कर लिया मैंने, डे वन पे। डे वन पे मेरे जेब से पूरा पैसा चला गया। सप्लायर को देना पड़ेगा ना पैसा, उसको सप्लायर को पैसा या तो मैं मेरी जेब से दूंगी या तो ब्याज से लेके आऊंगी। मेरे पास एक साथ उतना पैसा नहीं रहा तो मैं ब्याज से लेके आऊंगी, यानी लोन लूंगी। लोन लूंगी तो उसमें इंटरेस्ट भी लग जाएगा। कब तक का इंटरेस्ट लगेगा? जिस दिन तक अपना प्रोड्यूस होके सेल नहीं होगा उस दिन तक का इंटरेस्ट लग जाएगा। और उसके अलावा क्या लगता है खर्चा? तो बोले जितने दिन अपनी इन्वेंट्री अपन ने होल्ड किए, यानी जितने दिन तक इन्वेंट्री अपने पास पड़ी है, 10,000 यूनिट लग रहे थे तो मैंने के 10,000, ज्यादा से ज्यादा 12,000 यूनिट मंगवाना था। 1,20,000 साल भर के एक साथ में मंगा लिए, एक तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को भी मेंटेन करना पड़ता है ना। कभी कोई गलती से नुकसान हो गया, डैमेज हो गया तो क्या करेंगे? पेरिशेबल प्रोडक्ट रहा तो खत्म कहानी। बोले मेरा 4 दिन में 50 किलो आलू बिकता है, 4 दिन में 50 किलो आलू बिकता है, तो 50 किलो आलू की बोरी आज ही लेके आ जाओ। अरे भैया 4 दिन तक तुम रखोगे, बीच में कोई सड़ गए आलू तो क्या करोगे? तुम्हारा तो खर्चा हो गया ना। तो 25-25 किलो लाओ, 2-2 दिन का बेचो, 2 दिन का लाओ बेचो, 2 दिन का लाओ बेचो। थोड़ा इजी नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? बट दिक्कत क्या है, ज्यादा बार लाने के लिए एक खर्चा बताया था मैंने जो लगेगा। हर बार कुछ ऑर्डर करना है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है,
ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने ब्रीफली बताया था क्या होता है, क्या बताया था मैंने, फिजिकली या मेंटली, क्या बताया था ब्रीफ? जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो हमको एक ऑर्डरिंग कॉस्ट बियर करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल पे मैंने क्या बताई थी, क्या हो सकता है ऑर्डरिंग कॉस्ट? कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था सैमसंग एप्पल, याद है एग्जाम्पल? अपन डिस्प्ले स्क्रीन खरीद रहे थे सैमसंग से, तो अपन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे कि इतनी क्वांटिटी चाहिए हमको, याद है नहीं है? आप थे उस दिन, याद है ना? याद है कि नहीं, भूल गए? तो फिर क्या क्या होता है उस दिन, क्या करा जाता है? ऑर्डर करने पे कुछ ना कुछ खर्चा बेयर किया जाता है। वैसे ही मैंने बोला था इन्वेंट्री को होल्ड करने का या कैरी करने का भी खर्चा लगता है, राइट? कैरिंग कॉस्ट के नाम से। क्या था वो कैरिंग कॉस्ट, किसी को याद है? क्या एग्जाम्पल बताया था, एक आधा एग्जाम्पल ही बता दो। बंद कर दो प्लीज। क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने, क्या एग्जाम्पल बताया था, किसी को याद नहीं क्या? एक दो एग्जाम्पल बताए थे मैंने। एक एग्जाम्पल यही बताया था कि जितने दिन इन्वेंट्री होल्ड करके रख रहे उतने दिन अपना सेल्स हो पा रहा, क्या मैन्युफैक्चर नहीं हुआ तो सेल्स नहीं हो पा रहा, सेल्स नहीं हो पा रहा तो पैसा अपने हाथ में नहीं आ रहा। पर अपन ने इन्वेंट्री खरीदने के लिए लोन पे पैसा लिया था, तो उसका ब्याज का मीटर चालू था, याद आया? तो वो ब्याज जो है वो आपका कैरिंग कॉस्ट हो गया। उसके अलावा मैंने और क्या बताया था कैरिंग कॉस्ट? मैंने आपको बताया था कि रेंट पे जगह लिया भी है, अगर इन्वेंट्री जितने दिन तक होल्ड कर रहे उतने दिन का भाड़ा लग रहा है, वो भाड़ा भी आपका कैरिंग कॉस्ट बन जाता है। बताया था नहीं बताया था? ये दो एग्जाम्पल तो मुझे क्लियरली याद है मैंने बताए थे। अब तीसरा एग्जाम्पल कैरिंग कॉस्ट का क्या होता है? जितने दिन इन्वेंट्री पड़ी है आपके स्टोर्स में, स्टोर के बाहर आपने एक चौकीदार को लगा के रखा, क्यों? अपना माल खराब नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, अपने माल को नुकसान नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन ने एक चौकीदार लगा के रखा है। वो जो चौकीदार का सैलरी है दैट इज अगेन व्हाट, कैरिंग कॉस्ट। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या होता है कैरिंग कॉस्ट, क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट? चलो, अभी तक अपन ने मटेरियल को लाने का देखा, अब इन्वेंट्री बन गई मटेरियल से। कौन सी इन्वेंट्री? रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री बन गई या फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बन गई। वर्क इन प्रोग्रेस की अभी तक नहीं बनी, उस पर कुछ काम चालू नहीं हुआ अपना। या तो तुमने रॉ मटेरियल लाए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो, ट्रेडिंग कंपनी हो तो आपने फिनिश गुड्स ही लाए, तो मटेरियल की इन्वेंट्री बन गई। अब इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करना मतलब, उससे मतलब है कितनी क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री लाना जो कि अच्छी रहे, कितने टाइम में लाना जो कि अपने लिए रीजनेबल टाइम फ्रेम हो, कितना क्वांटिटी अपन ने प्रोडक्शन फ्लोर में पास ऑन करके कितना बचा के रखना ताकि अपना प्रोडक्शन कभी भी अफेक्ट ना हो। तो ये सब डिसीजन इन्वेंट्री कंट्रोल में लिए जाते हैं, क्या में लिए जाते हैं? अभी इन्वेंट्री कंट्रोल को स्टडी करने के चार तरीके होते हैं। आपको स्क्रीन नहीं है क्या? सो सॉरी, नहीं चालू है, आवाज कम रखा है मैंने। अब ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी भी? हेलो हेलो हेलो, अब अभी भी नहीं लग रहा? बहुत जोर से भाई, सॉरी स्क्रीन ही विजिबल नहीं था अभी तक। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? अभी अपन ने देखा इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करना ताकि अपना नुकसान कम से कम हो, खर्चे कम से कम हो, और अपनी इन्वेंट्री कभी भी कम ना पड़े प्रोडक्शन फ्लोर पे जाने के लिए। समझ में आया क्या? दो चीजें बोली मैंने, एक तो खर्चा कम से कम लगना चाहिए, दूसरा अपना प्रोडक्शन कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल करते वक्त, ठीक है? बरका सामने हो। इसके चार तरीके होते हैं, चार तरीके से कर सकते हैं, चार अलग अलग मेथड्स है जिससे आप इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हो। चार में से कोई भी एक अपन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? अपने को चारों स्टडी करना है, चारों के तरीके अलग अलग है, पेपर में चारों में से किसी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? पहला क्या बोल रहा है? बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स। बोले तुम क्वांटिटेटिव लेवल सेट कर दो, मतलब तुम ये सेट कर दो कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करोगे, हर बार फिक्स कर दो। तुम ये फिक्स कर दो कि कितनी क्वांटिटी तक आपका रॉ मटेरियल खत्म होते आया तब तुम वापस ऑर्डर प्लेस कर दोगे। तुम ये फिक्स कर लो कि तुम एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके स्टोर्स में कितनी क्वांटिटी रखोगे। समझ में आया क्या बात? क्या क्या मैंने बोला? कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करोगे,
यानी आपका हर बार कितना ऑर्डर करना है वो साइज फिक्स हो गई। कितनी क्वांटिटी आप इन्वेंट्री की होल्ड करोगे जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे? आपकी क्वांटिटी पूरी खत्म होने के बाद ऑर्डर प्लेस करोगे क्या? सेंस बनता है क्या? नहीं, पहले ही करना पड़ेगा। तो कितनी क्वांटिटी बची जब आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे वो भी पहले ही डिसाइड कर लो, ठीक है। और तीसरा क्या बोला कि आप एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितनी क्वांटिटी होल्ड करोगे, यानी कितनी क्वांटिटी आपके पास स्टोर्स में रहेंगी कभी भी, ठीक है। ये लॉजिक समझा। 3 प्रकार की क्वांटिटी बताई। पहली क्वांटिटी थी कितना ऑर्डर की करेंगे, दूसरा बोल रहे थे कि कब कब ऑर्डर करेंगे, क्या क्वांटिटी बची तब अपन ऑर्डर करेंगे, कौन से लेवल पे अपन ऑर्डर करेंगे। पहले अपन क्या बोल रहे हैं, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, कौन से लेवल पे वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। कौन से लेवल की अपनी इन्वेंट्री गई कि अपने को ऑर्डर प्लेस करना है। और तीसरा अपने पास कितना स्टॉक रहना चाहिए, ठीक है। लॉजिक समझा, क्लियर है यहाँ तक के? अब इसमें से सबसे पहली चीज अपन ने क्या देखी, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करना है, उसको क्या बोलते हैं, री ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, री ऑर्डर। क्यों बार बार ऑर्डर करना है, इसीलिए री ऑर्डर, ठीक है। बार बार कुछ क्वांटिटी ऑर्डर करना है, इसका ही मतलब होता है री ऑर्डर क्वांटिटी। री ऑर्डर क्वांटिटी कोई भी एक आंकड़ा हो सकता है। जैसे अगर मेरे को 1,20,000 यूनिट का डिमांड है, यानी मुझे साल में 1,20,000 यूनिट्स लगते हैं, तो मुझे हर महीने कितने यूनिट्स लगते हैं, 10,000 यूनिट लगते हैं। तो अब 10,000 पे सेट कर दिया, ठीक है। मेरा सप्लायर बोला, क्या बोला, तू 60,000 यूनिट ले जा तो मैं तुझे 5% डिस्काउंट दूंगा। तू 60,000 यूनिट ले जा तो मैं तुझे 5% डिस्काउंट दूंगा। मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव डिस्काउंट। अपनी प्राइस कम हो जाएगी। अपना अल्टीमेट मोटो दो ही था, प्रोडक्शन में इन्वेंट्री कभी कम नहीं पड़ना चाहिए और कॉस्ट कम से कम रहना चाहिए। तो अपने को डिस्काउंट मिल रहा है तो अपने लिए अच्छी बात है, तो अपन 60,000 क्वांटिटी ले आएंगे। पर अपने को 60,000 क्वांटिटी लाने के चक्कर में अपने को वो इन्वेंट्री को उतना टाइम कैरी भी तो करना पड़ेगा, 6 महीना। क्योंकि 10,000 ही यूनिट एक महीने में लग रहा है, तो 6 महीने तक इन्वेंट्री कैरी करना पड़ेगा। तो 6 महीने तक के इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? पर एक फायदा और होगा, क्या होगा, 2 ही बार ऑर्डर होंगे साल में, 60,000 के, तो ऑर्डर के खर्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है आपका वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रीऑर्डर क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है जितनी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, या जितनी कंपनी की सेट ऑर्डर करने की क्वांटिटी होती है। हर बार एक अजम्पशन है, हर बार अपन कंसिस्टेंट ऑर्डर करेंगे, मतलब चाहे सीजन हो चाहे ऑफ सीजन हो, आपके ऑर्डर का क्वांटिटी सेम रहेगा। सी फॉर एग्जाम्पल मैं अम्ब्रेला के बिजनेस में हूँ, समर में अम्ब्रेला ज्यादा बिकती है क्या, तो मैं समर में ज्यादा क्वांटिटी रखूंगी क्या? शायद समर में बिक भी जाए, धूप से बचाने के लिए। विंटर में ज्यादा बिकती है क्या? विंटर में तो बिल्कुल कम, निग्लिजिबल क्वांटिटी बिकती है। फिर भी मैं उतनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रही हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ये अजम्पशन है, थ्रू आउट द ईयर हम कंसिस्टेंटली सेम क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो 1 महीने में कर रहे तो हर महीने की सेम रहेंगी, चाहे हम 3 महीने की मिला के 1 महीने में यानी क्वार्टरली कर रहे, चाहे हम वीकली कर रहे, चाहे हम एनुअली कर रहे, 6 मंथली कर रहे, जो भी ब्रेकअप है, जितना पीरियड में अपन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो ऑर्डर की क्वांटिटी सेम रहेंगी। एक साल में अगर 6 मंथली कर रहे हैं तो 2 बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। एक साल में अगर हम क्वार्टरली कर रहे हैं तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, 4 बार। एक साल में अगर हम वीकली प्लेस कर रहे हैं तो कितनी बार प्लेस कर रहे हैं, 52 टाइम्स। एक बार में हम मंथली प्लेस कर रहे हैं तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब ये जो री ऑर्डर क्वांटिटी होता है ना, ये बहुत बड़ा टर्म है। क्या है? बड़ा टर्म है। जैसे आई प्रिज्यूम थोड़ा सा मैथमेटिक्स बचपन का कुछ याद होगा, नहीं भी याद रहता तो अपन समझ जाएंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये री ऑर्डर क्वांटिटी का टर्म है। ये इसके अंदर एक प्रकार की रीऑर्डर क्वांटिटी को बोलते हैं, एक कैटेगरी ऑफ सब कैटेगरी ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी का नाम होता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी बड़ा टर्म है, उसका सब पार्ट है, एक पार्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब कोई भी क्वांटिटी जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है पर हर बार कंसिस्टेंट रहेंगी, चाहे वो 10,000 यूनिट हो कि 60,000 यूनिट हो। पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी नहीं होती है, वो ऐसी क्वांटिटी होती है
जो अपने लिए इकोनॉमिक बेनिफिट करती है। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब क्या? फाइनेंशियल टर्म में बेनिफिट करती है, मतलब इसमें अपने खर्चे जो होते हैं, खर्चे सबसे लोएस्ट होते हैं, ठीक है, खर्चे सबसे लोएस्ट होते हैं, यानी ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करना कि वो अपने लिए बहुत इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करना जो अपने लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। अभी कोई तो मैथमेटिशियन रहेगा जिसने उसका फॉर्मूला निकाला, अपने को नाम नहीं है तो अपने को याद रखने का नीड है क्या नाम? नो नीड। बट फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखने जैसा है, ठीक है। बोले तुम कितनी क्वांटिटी तुमको साल भर में कितनी लग रही है, तो आपका एनुअल डिमांड साल भर में 1,20,000 यूनिट लग रहे, ठीक है, इनटू आपको हर बार ऑर्डर करने पे कितना खर्चा लग रहा? ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैंने आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी क्या समझाया था? डिवाइडेड बाय, बोले तुम इन्वेंट्री कैरी कर रहे हो तो उसका भी खर्चा लग रहा है, बोले कैरिंग कॉस्ट, और यहाँ पे इंटू 2 होता है और ये अंडर रूट होता है। अभी ब्रीफली डाइजेस्ट करो, मैं फॉर्मूला इन डेप्थ बताऊंगी, ये समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? क्या क्या इसके वेरिएंट, क्या क्या इसके पार्ट्स है, क्या क्या है? बोले एनुअल डिमांड, हमको कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करना है कैसे निकलेगा? हमारे पास अगर डिमांड ही नहीं रहेंगी तो हम कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना कैसे बताएंगे? हवे में कोई अमाउंट बता देंगे क्या? हवे में कोई अमाउंट क्वांटिटी बता देंगे क्या? नहीं। हमको जब तक पता नहीं है कि हमको साल भर में कितनी डिमांड आने वाली है, एक अंदाजा, उसके बेसिस पे हम बोलेंगे महीने का इतना लगता है तो मैं इतना क्वांटिटी रखूं तो मेरा सफिशिएंट स्टॉक है। हाँ या नहीं? हाँ कि नहीं? अगर कोई अम्ब्रेला बेचने वाला पर्सन है, उसको देखना है कि मेरा, उसको पता है मेरा रेनी सीजन में बोले 60,000 अम्ब्रेलाज बिकता है, और रेनी सीजन कितने महीने का होता है? 3 इफेक्टिवली, 3 महीने, 3 महीने में बोले मेरे को 60,000 लगता है, तो हर महीने का कितना लगता है? 20,000। तो एनुअल डिमांड यानी ये सीजनल डिमांड होगी, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। एनुअल डिमांड क्या होगी? 60,000। एनुअल ड्यूरेशन 3 मंथ्स लिया अपन ने, एनुअल ड्यूरेशन 12 महीने का होता है, तो बोले 20,000 का आंकड़ा अंदाजन रखना चाहिए। अभी 20,000 में रखूं तो ऐसा भी हो सकता है जब मैं आखिरी अम्ब्रेला बेच रही हूँ मेरा सारा स्टॉक खत्म हो गया, फिर मैं ऑर्डर करने जाऊंगी क्या वापस? नहीं, मैं क्या बोलूंगी, थोड़ा सा मैं बफर रख लेती हूँ कि मेरे पास कुछ क्वांटिटी बची, जब भी मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं, मैंने बोला 5,000 और रख लेती हूँ, तो मैं 25,000 की क्वांटिटी मंगाऊंगी। कितनी क्वांटिटी मंगाऊंगी? 25,000। इसको मैं क्या बोलूंगी? ROQ। ROQ मतलब री ऑर्डर क्वांटिटी। मैं एक बार में 25,000 अम्ब्रेला मंगाऊंगी, एक बार में मैंने 25,000 अम्ब्रेला मंगाई तो मेरा पहली बार का डिमांड सेटिस्फाई हो गया और मेरा ड्यूरेशन 1 महीने का निकल गया। अभी 1 महीने के अंत में मेरे पास 5,000 अम्ब्रेला बची है और मैंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। अब ऑर्डर जब प्लेस किया तो वापस कितनी आएंगी? 25,000 आएंगी, 25,000 आएंगी ना वापस। तो अगले महीने की शुरुआत में मेरे पास 25,000 आ गई, जब तक मेरे पास 5,000 थी वापरने वाली, तो मेरे पास कितनी अम्ब्रेला बचेंगी एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ? 60,000 की डिमांड खत्म, बचेगी कितनी अम्ब्रेला? 5,000 की 10,000? 10,000। लॉजिक नहीं समझ में आ रहा? देखो टाइमलाइन पे लेते हैं। एक तारीख को आप लोगों ने 25,000 अम्ब्रेला लेके आए, 1 तारीख को 25,000 अम्ब्रेला लेके आए, यहाँ तक के क्लियर है? 3 महीने का टाइम स्पेन है। आप पहुंचे 30 तारीख को, 1 महीने के अंत में, कितनी वापरे गई होंगी? कितनी वापरे गई होंगी आपकी? बोले 3 महीने की डिमांड जो है वो 60,000 है, यानी कि 1 महीने में कितनी? 20,000। कितनी बची? 5,000। अब मेरा ऑर्डर आया कभी तो भी बाद में, क्योंकि मैंने 30 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया ना, तो मेरा ऑर्डर हाथों हाथ आ जाता है क्या?
कुछ दिन तो लगेंगे, 7 दिन नहीं, कुछ तो दिन, एक दिन एटलीस्ट, नहीं तो एक दिन तो लग ही जाएगा। मैं हाथों हाथ में लेने गई और हाथों हाथ लेके आ गई, ऐसा है क्या? बहुत रेयर सिनेरियो में होता है। तो मेरी डिमांड को सेटिस्फाई होने को इतना टाइम लग गया। तो इतना टाइम अगर मैं 20,000 ही क्वांटिटी ऑर्डर करती थी, यहाँ पे 25 नहीं करती थी फर्स्ट में, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 20 ही मंगवाती थी, तो मेरा इतना टाइम खाली रहता था। मेरे को कोई आता था डिमांड लेके कि भैया मेरे को 5 अम्ब्रेला दो, मैं दे पाती थी क्या? मैं दे पाती थी क्या? मेरे पास क्वांटिटी थी क्या? नहीं। इसीलिए क्वांटिटी 20,000 के ऊपर है। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों? तभी ये जो 5,000 बची थी ना, वो इतने दिनों में कुछ ना कुछ उसमें से वापरे गई। और वो यही सोच के सेट करी थी 5,000 कि मेरे इतने दिन में आएगा ऑर्डर, अंदाजन 4 दिन में ऑर्डर आ जाएगा, तो मेरा 5,000 क्वांटिटी जो है अम्ब्रेला का, वो सेटिस्फाई कर लेंगे करके। 5,000 क्वांटिटी अम्ब्रेला कितने दिन में सेटिस्फाई होंगी? 7 दिन का है, एक वीक का है ना स्टॉक। तो अगर 4 दिन में ऑर्डर आने का अंदाजा है, तो यानी 5,000 की क्वांटिटी आराम से उतनी डिमांड को सेटिस्फाई कर लेगी। समझ में आ रहा लॉजिक? अब दूसरी बार ऑर्डर कब, फिर ये जो मैंने ऑर्डर किया था 25,000 का, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे और 25,000 आ गई इन्वेंट्री। फिर मैं और पूरा महीना एंड तक के वापरी। कब तक के वापरी? 31 जुलाई, 31 जुलाई तक के पूरा मंथ वापरी। और पूरे मंथ की कितनी डिमांड है अम्ब्रेला की? 20,000। तो पूरे मंथ में 20,000 वापरी गई होंगी। बट 30 तारीख को अपने पास कितनी बची थी क्वांटिटी? 5,000 बची थी। तो आपकी कैंसिल हो हाथ में सब जने, 5,000 एम प्लस, 5,000 एम प्लस। 30 तारीख को 5,000 क्वांटिटी थी, फिर कभी तो भी 7 तारीख को 25,000 और आई, 4 या 5 7 तारीख के अंदर अंदर 25,000 और आई, तो एट 25,000 माइनस, हाँ एम प्लस माइनस पूरे साल भर में कितनी वापरी गई? साल भर में नहीं, महीने में 20,000। तो महीने में 20,000 एम माइनस। अब आपकी 31 7 को कितनी बची? 10,000 क्वांटिटी बची। अब मैंने तो आपको बोला कि, क्या बोला मैंने? आरओक्यू ऐसी क्वांटिटी होती है जो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट आप ऑर्डर करते हो। मैंने क्या बोला? आरओक्यू ऐसी क्वांटिटी होती है जो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट ऑर्डर करते हो। तो अपनी टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 60,000। उसमें से ऑलरेडी 50,000 अपने पास आ गई है, तो अपन और 25,000 का ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या? ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? आखिर इसमें अपन सिर्फ 10,000 मंगाएंगे। तो अपन ने 31 को 10,000 का ऑर्डर प्लेस किया, वो समझो 4 तारीख तक आ गया, तो वो 10,000 आ गया। तो आपके पास पहले 10,000 पड़ा था, और फिर 4 तारीख को और 10,000 आ गया। तो ये पूरे महीने में कौन सा? 31 अगस्त तक के। तो 31 अगस्त तक के 20,000 की क्वांटिटी वैसे भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, अपनी क्वांटिटी भी खत्म हो गई और अपना स्टॉक भी खत्म हो गया। सीजन खत्म हो गया, स्टॉक भी खत्म हो गया, डिमांड भी खत्म हो गई। नुकसान हुआ अपना कुछ नहीं। समझ में आया? समझाइए ब्रीफली क्या खेल हो रहा है? समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? तो ये क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करना, उसके लिए अपन समझ रहे हैं। एनुअल डिमांड यानी पूरे साल का कितना डिमांड है। एनुअल डिमांड क्या होता है कि भाई कितना अपना डिमांड है। तो डिमांड अगर मेरा इतना है, तो मैंने कितना ऑर्डर करना एक बारी में, और साल में कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना, ये दोनों चीजें मैटर करती है। क्या मैटर करती है? हमने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करना और कितनी बार ऑर्डर करना, ताकि अपना खर्चा जो है वो कम लगे। कितनी बार ऑर्डर करना वो क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि आप जितनी ज्यादा बार ऑर्डर करोगे, आपको हर बार ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, हर बार आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। और अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करी कम बार ऑर्डर करने के चक्कर में, तो आपको कैरिंग कॉस्ट लगेगा। क्या लगेगा? कैरिंग कॉस्ट। समझ में आ रही है बात? अभी थोड़ा सा अपन लिखेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन सब समझेंगे कि कैसे फ्लो होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। इन्वेंट्री कंट्रोल के 4 तरीके लिखो, उसमें से अपन फर्स्ट वाला आज स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? फर्स्ट कैटेगरी। लिखना है, लिखना है। विजिबल है?
क्वांटिटेटिव है। हाँ, क्वांटिटेटिव है। हम्म। ठीक है। By setting quantitative levels, ये ऊपर का हो गया। वेट लगाओ। लिख लिया। Bluetooth mode. लिख लिया। हाँ, EOQ भी लिखना। EOQ भी लिखना है। क्या हो गया? क्या कंफ्यूजन है भैया? नहीं, सिर्फ EOQ तक लिखना है। लिख लिया क्या? कट मत करो। जिसने लिखा है कट मत करो, बट जिसने नहीं लिखा है वो मत लिखो अभी। हाउ टू डिसाइड EOQ तक के लिख के खत्म करो। हो गया क्या लिख के EOQ तक सबका? आई प्रिज्यूम इट इज डन।
क्या लिखा आप लोगों ने, देखो, बोले आरओक्यू क्या होता है? आरओक्यू क्या होता है? रेगुलर मटेरियल्स आर ऑर्डर्ड रेगुलरली। रेगुलर मटेरियल्स मतलब जो मटेरियल नॉर्मली यूज होता है बिजनेस ऑपरेशन के लिए। कौन सा मटेरियल यूज होता है नॉर्मली बिजनेस ऑपरेशन? या तो रॉ मटेरियल रहेगा अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या तो फिर ट्रेडिंग के लिए फिनिश गुड्स रहेगा। बोले जो भी मटेरियल आपको नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए रेगुलरली लगता है, वो मटेरियल को आप रेगुलर इंटरवल में एक क्वांटिटी फिक्स कर देते हो, उतना ऑर्डर करते हो, ठीक है, ताकि बार बार सोचना ना पड़े कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है। हर बार आप निकालते बैठोगे क्या इतना क्वांटिटी ले लेते हैं, इतनी डिमांड आएंगी, हर बार निकालना सेंसफुल नहीं है, ठीक है। तो बोले ऑर्डर साइज फॉर विच ऑर्डर इज मेड एवरी टाइम टू सप्लायर। ऑर्डर साइज मतलब क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करना है, सप्लायर को वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो बोले कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करना है उसको बोलते हैं आरओक्यू, री ऑर्डर क्वांटिटी। और यूक्यू ऐसा आरओक्यू होता है जहां पे आपके कॉस्ट जो है रेलेवेंट कॉस्ट वो मिनिमम हो जाते हैं। यूक्यू इज आइडियल आरओक्यू वेयर रेलेवेंट कॉस्ट आर मिनिमम, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक के? अभी इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कैसे करना है। सपोज suppose a company requires, लिखना है मेरे साथ एग्जाम्पल नीचे। सपोज अ कंपनी रिक्वायर्स लिख लिया यहाँ तक सब लोगों ने? क्वेश्चन लिखा सबने? क्या बोला है आपको? आपको बोला है कि 12,000 क्वांटिटी का साल भर में रिक्वायरमेंट होता है। कौन सा? के नाम के प्रोडक्ट का। वो के नाम का रॉ मटेरियल है, वो किस चीज के लिए यूज होता है? बोले XYZ नाम का फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है। तो अभी
के नाम का जो रॉ मटेरियल है वो अपने को परचेस करना पड़ेगा, पर कितना क्वांटिटी परचेस करना ताकि अपना कॉस्ट सबसे कम हो। ठीक है, अभी ये कैसे निकालेंगे, तो बोले सबसे पहले तो अपन क्वांटिटी ऑर्डर, फिर परचेस कॉस्ट, लिखना नहीं है कुछ भी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट। अपन ये समझेंगे अंदाजन कि कितना कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया तो क्या क्या कॉस्ट आती है। ठीक है, अपने को ईओ क्यों नहीं आता है अभी तक, तो अपने को कैसे निकालना है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, आप बोलोगे सबसे पहले मैं पूरी 12,000 क्वांटिटी एक बारी में ऑर्डर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो पहला है कॉलम वो है क्वांटिटी ऑर्डर। 12,000 क्वांटिटी ऑर्डर किया तो आपको कितना कॉस्ट लगेगा, परचेस कॉस्ट 6 लाख, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा, कंपनी इनकम डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट ऑफ 500 बोला है तो 500 एक ही बार लगेगा, 500 रुपया। कैरिंग कॉस्ट कितना लगेगा, 72,000, 12% ऑफ 6 लाख। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 6,72,500, तो 6,72,500 का खर्चा। समझ में आया। अभी अपन क्वांटिटी करते हैं कम, समझो अंदाजन अपन 10,000 कम करते हैं। ठीक है, 10 नहीं, 1,000 कम करके देखते हैं, 11,000। 10,000 कम करेंगे तो गायब ही हो जाएंगे क्वांटिटी, सॉरी। क्यों क्वांटिटी बढ़ाएंगे, अपन ने पूरी क्वांटिटी तो एक बारी में ऑर्डर कर ली। अपन ने पहला केस क्या लिया, क्वांटिटी ऑर्डर 12,000 की डिमांड थी, पूरी 12,000, 12,000 ही था ना, 1,20,000 नहीं है, 12,000 है, 12,000 पूरा ऑर्डर कर लिया। अब अगर हमने 11,000 ऑर्डर किया तो क्या, 11,000 ऑर्डर किया तो हाँ, यहाँ पे आप गलत हो। अपने को पूरी क्वांटिटी ऑर्डर करने पे कितना खर्चा लगना है वो देखना है। तो अपने को क्या लगेगा, 2 बार ऑर्डर प्लेस करेंगे, एक बार 11,000 का, एक बार 1,000 का, राइट। तो फिर कितना अपने को खर्चा, परचेस कॉस्ट तो हर बार 6 लाख ही आएगा, परचेस कॉस्ट बदलेगा क्या, टोटल खर्चा तो उतना का उतना ही रहेगा 6 लाख। ऑर्डरिंग कॉस्ट बदल जाएगा, आप कितनी बार ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, 2 बार इंटू 500 रुपए। समझ में आया। अभी कैरिंग कॉस्ट का खर्चा भी अपना कम हो जाएगा। अब अपन कितनी इन्वेंट्री कैरी करके चल रहे हैं, 11,000 की, और फिर 1,000 की, 11,000 की इन्वेंट्री कैरी कर रहे हैं कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि अब ये पूरी 12,000 की साल भर की डिमांड थी ना, तो साल भर के लिए कर रहे थे पूरा, और एनम का रेट लिया ना आपने। तो अभी आप क्या करोगे, 11,000 की इन्वेंट्री लोगे, 6 महीने के लिए हैंडल करोगे 12% के रेट से, राइट। और 1,000 की इन्वेंट्री 6 मंथ के लिए 12% के रेट से, हाँ, और नीचे का 3,300 है ना, ऊपर का 11,000 क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो एक बारी में, एक बारी में 11,000 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो, तो कितने महीने चलेगी, 6 महीने नहीं, सॉरी माय बैड, कितने महीने चलेगी, इंटू 50 होगा बेसिकली। अरे भाई मेरे, रुको मैं बताती हूँ आपको। 11,000 क्वांटिटी अपन मंगा रहे, कितने महीने चलेंगी, 12,000 अगर साल भर चलती है तो 11,000 11 महीने चलेगी, तो ये 11/12 महीने का इसका रेट लगेगा। कितना रेट है, 12% का, साल भर का रेट, तो 11/12 11% से लगेगा अपने को। कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी थी, 11,000, उस पर कितना पैसा लगा था, 50 रुपया इस पे, तो ये आपका आ जाएगा 11,000 का। अभी 1,000 की क्वांटिटी कितना टाइम चलेगी, 1 महीना, 12% से रेट से 11,000 इंटू 50। समझा क्या मैं क्या बोली, अब क्लियर हुआ। क्वांटिटी इंटू रेट, रेट करना रह गया था मेरा। कितना आ रहा है, पहले का 65, दूसरे का
दूसरे का 500 500 500 पाँच 500 आ रही क्या? अरे भैया सही सही आंसर बता दो। हाँ 5500 हाँ 500 हाँ 500 ये यहाँ पे है। वही से मैम 6500 है ना। अरे वो 11,000 क्या? मैं पहले अरे रुको, आप 6500 बोले तो 6500 ही समझता। 60500 बोलो ना। हाँ। अभी 1000 क्वांटिटी एक महीने के लिए 12% के रेट से 1000 यूनिट 50 रुपए के रेट से कितना? मेरा तो सिर्फ 5000 आ रहा है, आप लोगों का क्या क्या आ रहा है? आपने कितना पे किया? 1000 क्वांटिटी पे 50 रुपया पे किया। 50,000 पे 12% का रेट लगाओ। 50,000 पे 12%। 500 रुपए अरे भैया शांति, कैल्सी पे सब लोग कैल्सी ऑन करो। आपने कितनी क्वांटिटी परचेस करी? 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट लिखो कैल्सी पे सब लोग। 1000 यूनिट इंटू 50 रुपए, इतना 50,000 के रेट पे 12% लगेगा। इंटू 12% 6000 साल भर का है, एक महीने का। हाँ तो 500। अरे तो तुम 500 क्यों बोल? किसी ने तो बोला। तो 61 61,000 टोटल। ये अपना 61,000 टोटल लगा। यहाँ तक क्लियर है सब? अब वैसे ही कितना करोगे? 10,000 क्वांटिटी ऑर्डर करोगे? 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 हर क्वांटिटी पे निकालोगे। अरे ये एग्जाम्पल है, समझो जरा, क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्या एकदम सिर पे टेंशन लेके। 12,000 की डिमांड है, 12,000 की डिमांड है, तो आप कितनी कितनी क्वांटिटी के ऑर्डर में मंगा सकते हो? सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहिए हर बार। 12,000 पूरी, या तो 2 बार मंगाओगे 12,000, यानी कितना? 6,000। 6,000 2 ऑर्डर, या तो फिर क्या करोगे? 3,000 के 4 ऑर्डर करोगे। 3,000 के 4 ऑर्डर करोगे, या तो फिर 2,000 के कितने ऑर्डर करोगे? 6 ऑर्डर, या तो फिर 1,000 के 12 ऑर्डर। समझ में आ रहा है कि यहाँ तक के पहले? 4 के कितने करेंगे? 3। 4 के 3 करेंगे, यस। 5 के कर सकते क्या? 11 के आइडियली नहीं कर सकते। मैं आपको कल ही एग्जाम्पल के तौर पे बता रही थी कि 11,000 के ऑर्डर किए तो अपने को हर बार क्वांटिटी फिक्स रखना है। या तो पूरी 12,000 है तो एक बारी में 12,000, या तो 2 बारी में 12,000 मंगोगे तो कितने मंगोगे? 6,000। 3 बारी में 12,000 मंगोगे तो कितने मंगोगे? 4,000। 5 बारी में 12,000 मंगोगे तो कितने मंगोगे? मंगा सकते हैं। कितने मंगोगे? 12,000 डिवाइडेड बाय 5, 2400। 2400 की क्वांटिटी है, तो आपकी क्वांटिटी कैसे आनी चाहिए? हाँ, अरे डेली आवरली कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, आवरली भी हो सकता है। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा रही हूँ, पहले थोड़ा पेशेंस रखो। 12,000 की क्वांटिटी थी, आपने क्वांटिटी ऑर्डर 12,000 एक बार ऑर्डर प्लेस किया। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 1 लिख देती हूँ। फिर 2 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करोगे तो कितना करोगे? 6,000 करोगे। फिर 3 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करोगे तो कितना? 4,000। 4 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करोगे तो 3,000। 5 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करोगे तो 2400।
6 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करोगे तो 2000, 7 टाइम आएगा क्या ऑर्डर? देखो कितना आ रहा है, 12,000 को 7 टाइम ऑर्डर करना है। आधी क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते क्या? डेसिमल में आएगा तो आधी क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते क्या? नहीं कर सकते, तो इग्नोर करो। 8 बार ऑर्डर कर सकते क्या 12,000 को? 1500 क्वांटिटी, 8 बार ऑर्डर। 9 बार ऑर्डर कर सकते क्या? 12? 10 बार कर सकते 1000, सॉरी 1200, 10 बार। 11 बार कर सकते क्या? डेसिमल में आ रहा है। 12 बार कर सकते 1000। अब अपन 12 से नीचे नहीं जा रहे, ठीक है? यानी 12 बार ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब एक एक महीने में ऑर्डर कर रहे हैं। हर महीने 1000 क्वांटिटी ऑर्डर करो, या तो फिर 10 बार, साल में 10 बार, 1.25 महीने में एक बार, 1.2 मंथ्स में एक बार होता है ना, 1.2 मंथ्स में 1200 करो, या तो साल में 8 बार ऑर्डर करो 1500, 1.5 महीने में। साल में 6 बार ऑर्डर करो 2 महीने में 2,000। साल में 5 बार ऑर्डर करो 2,2400। साल में 4 बार ऑर्डर करो क्वार्टरली 3,000 क्वांटिटी। साल में 3 बार ऑर्डर करो 4,000 क्वांटिटी। साल में 2 बार ऑर्डर करो 6,000 क्वांटिटी। ये साल में 1 बार ऑर्डर करो 12,000 क्वांटिटी। ये यहाँ तक के समझा क्या कर रही हूँ मैं? क्वांटिटी को मैंने डिवाइड कर लिया कि कितने 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 ऑर्डर करना चाहिए। अब हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे लगती है, ये तो पूरा 6 लाख सेम आएगा हर जगह पे। टोटल क्वांटिटी ऑर्डर तो सेम ही रहेगी 12,000, भले तुम 4 बार करो 10 बार करो। 10 बार मंगाओगे तो कितनी क्वांटिटी मंगाओगे? 1200। तो 1200 इंटू 10 इंटू 50 कितना आता है? करो। 1200 क्वांटिटी 10 बार मंगाओगे तो 1200 इंटू 10 इंटू 50, 6 लाख रुपए ही लगने वाले हैं। करेक्ट है। अगर आपने साल में 4 बार मंगाई, यानी 3,000 क्वांटिटी मंगाई, तो क्या करोगे? 3,000 करो, 3,000। 3,000 वाली क्वांटिटी 4 बार मंगाओगे इंटू 4 इंटू 50 रुपए, 6 लाख। तो यानी ये परचेस कॉस्ट हमेशा 6 लाख ही आएगा। ये समझ में आएगा सबको, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी मंगाएगी तो सेम ही है, समझ में आ रहा है? तो 6 लाख ही रहेगा वो। अब 6 लाख जो मंगा रहे हो, साल में 2 बार मंगा रहे हो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना? 1,000 रुपया। 3 बार मंगा रहे हो तो 1,500। 4 बार मंगा रहे हो तो 2,000। 5 बार मंगा रहे हो तो 2,500। 6 बार 3,000। 8 बार 4,000। 10 बार 5,000 और 12 बार 6,000। ये क्लियर है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे किया मैंने? कितनी बार ऑर्डर कर रहे हो इंटू 500 रुपया। कितनी बार ऑर्डर कर रहे हो इंटू 500 रुपया। ये लॉजिक समझो, क्लियर है? अभी कैरिंग कॉस्ट अपन ने जो ऊपर निकाला, कैसे निकाला? कैसे निकाला? अपन ने 6 लाख रुपए का खर्चा लगा, बोले 12% से लगा, राइट? 6 लाख रुपए का खर्चा लगा, 12% से लगा, इसीलिए 72,000 रुपए, 72,000 रुपीज। वैसे ही निकाला। 6 लाख रुपए कहाँ से आया? बोले 12,000 यूनिट मंगाए थे 50 रुपए के, तो 6 लाख रुपए अपने को बोला है 12% पर एनम से लगता है परचेस प्राइस पे, रेंट का चार्ज। तो 72,000 का रेंट का खर्चा लगा मेरे को, समझ में आया? पर मेरे को बताओ, आपका ये वेयर हाउस है, आपका ये वेयर हाउस है, मैंने 12,000 क्वांटिटी ला ली। डे 1 पे 12,000 थी, डे 2 पे कितनी हो गई? कितनी होगी? 11,900। 100 क्वांटिटी रोज की है ना, 12,000 यानी कितनी क्वांटिटी डेली? 12,000 12 महीने में, तो 1,000 क्वांटिटी 1 मंथ, सॉरी 1,000 क्वांटिटी 1 मंथ डिवाइडेड बाय 30, सॉरी 33.33, 33.33 यानी 34 क्वांटिटी पकड़ते हैं अपन। तो 34 क्वांटिटी 12,000 में से डे 1 पे गई, तो कितनी बची? 11,966 क्वांटिटी। फिर वापस 34 क्वांटिटी गई तो 11,932, फिर माइनस 34 क्वांटिटी गई तो कितना? 11,898। ये क्या हो रहा है? ये अपने पास डे 0 पे थी, यानी जिस दिन माल लेके आए उस दिन पूरी। ये डे 1 पे थी, माल लाने के 1 दिन बाद। ये डे 2 पे थी, माल लाने के 2 दिन बाद। ये डे 3 पे थी, माल लाने के 3 दिन बाद। ये हर बार कम कम होते जाएंगी। कब तक कम होंगी? साल के एंड में 0 हो जाएंगी। साल के एंड में 0 हो जाएंगी। तो मैं पूरा साल में कोई भी डेट पे कितनी क्वांटिटी होल्ड कर रही हूँ? पूरे साल में कोई भी डेट पे कितनी क्वांटिटी होल्ड कर रही हूँ? तो बोले एवरेज। कितनी? कितनी एवरेज? कितनी क्वांटिटी होल्ड कर रही हूँ? एवरेज। क्यों?
साल में शुरुआत में मैंने पूरी 12,000 क्वांटिटी होल्ड की थी, साल के अंत में मैंने 0, क्योंकि खत्म हो जाएगी ना क्वांटिटी। तो पूरे साल में थ्रू आउट द ईयर मैंने कितनी क्वांटिटी होल्ड की? बोले ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज क्वांटिटी, यानी 6,000 यूनिट मेरे अंदाजन कोई भी दिन में मैंने कितनी क्वांटिटी होल्ड की है? 6,000 क्वांटिटी ऑन एन एवरेज बता रही हूँ, क्योंकि मैंने डे 2 पे कितनी की? 966 क्वांटिटी। फिर मैंने डे 3 पे कितनी की? 11,932 क्वांटिटी। डे 4 पे कितनी की? सॉरी, डे 3 पे कितनी की? 11,898 क्वांटिटी। सो ऑन एंड सो फोर्थ, कम होते जाएंगे। एक टाइम पे आएगा 6 महीने, एग्जैक्ट 6 महीने पे 6,000 क्वांटिटी आएंगी, 6 महीने पे 6,000 क्वांटिटी आएंगी। वैसे ही 6 महीने पे, फिर 3 महीने पे कितनी आएंगी? 3,000 क्वांटिटी आएंगी। समझ में आ रहा है? तो हर बार कम कम होते जा रही है, तो मैं एवरेज करूंगी ना, क्योंकि मैं पूरी क्वांटिटी, मैं अंदाजा क्या लगा रही हूँ कि मैं रोज सेम क्वांटिटी वापर रही हूँ। मैं एस्टिमेशन मेरा क्या है? रोज सेम क्वांटिटी। जरूरी है कि रोज सेम क्वांटिटी ही वापरी जाएंगी? चलिए, 12,000 क्वांटिटी है, पूरे साल भर में वापर रहे। कितने दिन है? 360 डेज। 360 कंसीडर। मैंने पहले मंथ से किया, फिर 30 डेज अ मंथ पकड़ा, यानी 360 डेज कंसिडर हुआ ना। मेरा वही है। हाँ, 365 लिया होगा आपने। मैंने नंबर ऑफ डेज से नहीं किया था डायरेक्ट इसमें। बेसिकली मैं क्या समझा रही हूँ, कोई भी टाइम पे अपन जब ऑर्डर करते हैं, वहां से लेके तो ऑर्डर खत्म होने तक थ्रू आउट द पीरियड अपन कितनी क्वांटिटी होल्ड करते हैं? कभी भी शुरुआत में पूरी रहती है, अंत में 0 रहती है। तो ऑन एन एवरेज कितनी क्वांटिटी होल्ड करोगे? बीच की, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, है कि नहीं? अपने को कैरिंग कॉस्ट कब तक लगता है? जब तक कि अपन होल्ड करके रख रहे हैं। तो डे 1 पे पूरा 12,000 का कैरिंग कॉस्ट लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? डे 2 पे पर पूरे 12,000 क्वांटिटी पे लगेगा क्या? नहीं, इतनी ही क्वांटिटी पे लगेगा। डे 3 पे इतनी क्वांटिटी पे लगेगा, डे 4 पे इतनी क्वांटिटी पे लगेगा। समझ में आ रही है क्या बात? क्योंकि क्वांटिटी कम होते जा रही है, हम कम कैरी कर रहे हैं, तो कैरिंग कॉस्ट भी कम लगेगा ना। जितनी क्वांटिटी हम कैरी कर रहे हैं उतने का कैरिंग कॉस्ट लगेगा। तो अंदाजन कैरिंग कॉस्ट कितना कैरी कर रहे हैं? बोले अंदाजन कितनी क्वांटिटी कैरी कर रहे हैं? तो बोले साल भर में पूरा एवरेज कैरी कर रहे हैं क्वांटिटी। तो एवरेज कितनी आई? 6,000 क्वांटिटी। 6,000 क्वांटिटी पे 12% से, तो 6,000 क्वांटिटी पे 50 रुपए का रेट इंटू 12%, कितना? 36,000। इसका हाफ ही आता है एग्जैक्टली। 36,000 अपने को कैरिंग कॉस्ट लगेगा। समझ में आया क्या लॉजिक? मैंने क्यों हाफ किया? मैंने पहले आपको पूरा क्यों बताया था? क्योंकि आपको पहले समझे कि खर्चा कैसे निकलता है। अब मैंने हाफ क्यों बताया? लॉजिक क्या रहता है? आप इन्वेंट्री पूरा तो शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी पड़ी और आखिरी दिन ही पूरी खत्म होती क्या? एक साथ नहीं, थोड़ी थोड़ी करके खत्म होती। तो वो उसका एवरेज लेना जरूरी है, क्योंकि ग्रेजुअली खत्म हो रही है, ग्रेजुअली खत्म हो रही है। तो आप एक एक दिन का निकालोगे क्या कॉस्ट? कितना लंबा काम पड़ जाएगा। उससे अच्छा है एवरेज ले लो, सीधा सीधा। समझ में आया? अब मेरे को बताओ, जब मेरे पास 6,000 यूनिट्स मैंने ऑर्डर किए, अब मेरा ये स्टोर का ना हुलिया बदल गया। अब मेरे ये स्टोर का हुलिया बदल गया। अब मेरे स्टोर के हुलिये को क्या हो गया? मैंने 6,000 क्वांटिटी मंगाई, तो मेरे स्टोर में कितनी क्वांटिटी है? डे 1 पे 6,000 है, डे 2 पे कितनी हो जाएंगी? -34, 5966 -34, 5932 डे 2 पे, डे 3 पे 5898, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कब तक के? जब तक 0 नहीं होती। कब 0 होंगी? 6 महीने पे, 6 मंथ्स पे। फिर वापस ये पूरा भरेगा, ये टेबल कॉपी पेस्ट होगा, कॉपी होगा ये पूरा टेबल हर बार। समझ में आ रहा है? तो मैं स्टोर में एक बार में कितनी क्वांटिटी रख रही हूँ? शुरुआत में 6,000, अंत में 0। कितनी क्वांटिटी रख रही हूँ? 3,000। तो आपकी एवरेज क्वांटिटी कितनी होगी? 3,000 इंटू 50 इंटू 12%। 12% क्यों? इंटू 12% बाई 2 लेना चाहिए, 6 महीने का ही है। फिर प्लस ये जो कॉपी बनेगा उसका भी तो आएगा। 3,000 इंटू 50 इंटू 12% बाई 2 मंथ्स, मतलब 12% बाई 2 यानी 6/12। समझ में आ रहा क्या? तो जितनी बार बनेगा, तो ये 12/2 करने का काम नहीं है। 12/2 क्यों किया? साल में 2 बार हो रहा है इसलिए। तो अगर मैं 12/2 की जगह पे पूरा 12% कर लूं तो मेरे को टोटल मिल जाएगा। समझ में आ रहा? बार बार करने का काम नहीं, बार बार सेम चीज करने का काम नहीं।
इसको मैंने क्या बाई 2 मतलब 6/12 किया था, 6 महीने की इन्वेंट्री होल्ड कर रही, 2 बार ऑर्डर करूंगी, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इसलिए किया था, 2 बार था, और फिर वो वापस एक और बार का निकाल के ऐड करना, सेम ही बात होती है। या तो आप पूरा 12% करो, कितना आ रहा है 18,000, या तो आप 12/2 करो और फिर वापस प्लस करो, तो 9,000 9,000 2 बार, एक ही बात है। तो आप ये 2 बार प्लस करोगे क्या डिवाइड बाय 2 करके? नहीं, डायरेक्टली इंटू 12% करोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? अब आपको ये क्लियर हो गया, ये अपन 3,000 साल भर तो होल्ड नहीं कर रहे, बट आइडियली साल भर कर रहे। पहले 6 महीने में 6,000 और 0, दूसरे 6 महीने में 6,000 और 0, यानी अपनी एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो गई? 3,000 की हो गई, ना कि 6,000 की पहले केस में जैसी बची थी। समझ में आया क्या लॉजिक? क्योंकि अपन हर 6 महीने में रिफिल कर रहे हैं ना, तो अपने को जगह पहले दिन 3,000 6,000 क्वांटिटी की लग रही, दूसरे दिन 5,966 क्वांटिटी की लग रही, तीसरे दिन 5,932 क्वांटिटी की लग रही। समझ में आ रहा है क्या? कम कम होते जा रही, तो एवरेज में मैं 3,000 क्वांटिटी की जगह रखूं तो मेरा काम हो रहा है ऑन एन एवरेज। समझ में आ रहा है? ये लॉजिक समझता है ना सबको, एवरेज कैसे करते हैं। अभी और केस बदला, तो अभी मेरा ये कितना आ गया खर्चा, कितना 18,000। अभी मैंने अगर 4,000 की क्वांटिटी ली, यानी ये टेबल कितनी बार रिपीट होगा? 3 बार रिपीट होगा, 3 बार रिपीट होगा ना, क्वार्टर नहीं मैडम, 3 बार। अभी क्वांटिटी कितनी हो जाएंगी? 4 बार 4,000, 4,000 से 0 जाना है, यानी 2,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। अभी ये डिवाइडेड बाय 3 करो, फिर प्लस 2,000 इंटू 50 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 3, फिर वापस 2,000 इंटू 50 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 3, 3 बार। या तो ऐसे 3 बार करो, या तो फिर डिवाइडेड बाय 3 हटा के डायरेक्ट 12% करो। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या सबको? अभी तक पूरा किस्सा कहानी क्लियर है क्या? कितना आया? 12,000। तो अगर आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देखोगे, अगर आपने पूरी क्वांटिटी मंगा ली एक साथ तो आपको कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है 36,000। आपने कम क्वांटिटी मंगाई तो कितना लग रहा है? 18,000, और उससे कम क्वांटिटी मंगाई तो कितना लग रहा? 12,000। तो जैसे जैसे क्वांटिटी कम होती है आपका कैरिंग कॉस्ट कम होते जाता है। ये समझ में आई क्या बात? आपको वो लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? जैसे जैसे क्वांटिटी कम होती है वैसे वैसे कैरिंग कॉस्ट कम होते जाता है। क्यों कम होते जाता है? क्योंकि आपका एवरेज कम हो रहा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एवरेज आप कितना हेल्ड कर रहे हो इन्वेंट्री का, वो कम होते जा रहा है, इसलिए आपका कैरिंग कॉस्ट कम होते जा रहा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या सबको? आपकी इन्वेंट्री कम होते जा रही, तो आप जगह, आपको 12,000 एक बारी में स्टोर करने को बड़ी जगह लगेगी, एक बारी में 6,000 स्टोर करने को कम जगह लगेंगी, एक बारी में 4,000 स्टोर करने को और कम जगह लगेंगी। तो आप बड़ा गोडाउन लो, फिर उससे थोड़ा छोटा लो, उससे थोड़ा छोटा लो, तो छोटे गोडाउन का रेंट कम ही होगा ना। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी वैसे ही 3,000 पे और कम, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आपने ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है? कम लग रहा है, और जैसे जैसे क्वांटिटी कम कर रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है वो क्वांटिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, और कैरिंग कॉस्ट जो है आपका क्वांटिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अब मुझे सबसे लोएस्ट लाना है, इसका मतलब क्या है? मुझे कैरिंग कॉस्ट को क्या करना है? कम करना है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी कम करना है। अभी मेरा कैरिंग कॉस्ट कब कम होगा? जब मेरी क्वांटिटी कम होते जाएंगी तो कैरिंग कॉस्ट कम होगा, पर मैं क्वांटिटी कम करूं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। तो मुझे बीच का ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे मेरा कैरिंग कॉस्ट भी कम हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो। तो ये जो पॉइंट रहता है बीच का पॉइंट, जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम है कैरिंग कॉस्ट भी कम है, उसको ही बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि आपका परचेस कॉस्ट तो सरी का ही लग रहा, परचेस कॉस्ट में कोई फर्क पड़ रहा क्या? सबसे कम कॉस्ट काय में लगेगा? इकोनॉमिक कॉस्ट कब बनेगा? जब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सबसे कम हो। तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कहाँ पे कम हो रहा है? जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है। कैरिंग कॉस्ट कैसे कम हो रहा है? सारे कैरिंग कॉस्ट निकाल के बता सकते हैं क्या? अभी मेरे को आप, बहुत सिंपल है, निकालो। 3,000 पे 3,000 इंटू 50 इंटू 12%, 18,000, सॉरी हाँ 9,000 एवरेज इन्वेंट्री 9,000। फिर 2,400 पे 2,400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50 इंटू 12%, 7,200। 2,000 पे 2,000
in divided by 2 into 12%, 6,000. फिर next 1500 पे, फिर 1200 पे 3600, फिर 1000 पे 3000। तो अभी इसमें सबसे लोएस्ट कौन से हैं? टोटल कॉस्ट 6 लाख है, 6 लाख प्लस 1000 प्लस 18,000 कितना हो गया? 6 लाख 19,000। फिर 6 लाख 13,500, 611, फिर 6 9,700, फिर 6 लाख 9,000, फिर 6 लाख 8,500, फिर 8,600, फिर 9,000। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये चीज, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये खर्चा कम 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 होते गया यहाँ तक के, फिर यहाँ पे जब आ गया क्या आ गया? 6 लाख 8,500, फिर बढ़ना चालू हो गया, 6 लाख 8,600 हो गया, फिर 9,000 हो गया, फिर और नीचे जाओगे तो और बढ़ते जाएगा। तो अपना अभी बेस्ट कितना है? 6 लाख 8,500, जिसपे आपका कितना क्वांटिटी है? 1500। 1500 आपका क्वांटिटी पे लोएस्ट कॉस्ट है आज के तारीख में। समझ में आ रहा है? 1500 क्वांटिटी पे आज की तारीख में लोएस्ट कॉस्ट है। क्लियर है? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? जो क्वांटिटी पे लोएस्ट कॉस्ट है वो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। तो ये 1500 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगा क्या? होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पर अगर आप, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मतलब अभी बताया था, खाली बताया था, लिखवाया नहीं था। क्या बताया था? इसको क्या बोलते हैं? 2AO by C, 2AO by C का अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे याद रखते हैं। 2 एनुअल डिमांड कितनी है? 12,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 500 रुपया। कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? हर बार क्वांटिटी बदलेंगे। 12% ऑन परचेज प्राइस। परचेज प्राइस क्या है? 50 रुपए का 12%। समझा क्या? क्वांटिटी अपन उससे निकाल लेंगे। बताओ कितना आ रहा है? 12,000 इंटू 2 इंटू 500 डिवाइडेड बाय, बताते 1414.213। कितने आगे पे कंटिन्यू हो रहा है? वो नंबर रहने दो कैलसी पे, सबके कैलसी पे वो नंबर एग्जैक्टली रहने दो। मेरे कैलसी पे भी ला लेती ना वो नंबर। सबके यही दिख रहा है? सबके यही दिख रहा है? सबके कैलसी पे ये नंबर दिख रहा है? ये नंबर है, उसको इनटू, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 क्यों? एवरेज क्वांटिटी इनटू कितना? इनटू 50 इंटू 12% करोगे यानी कितना रुपया हो गया? 6 रुपया ना। हाँ, तो डायरेक्ट इंटू 6 भी कर सकते हो या इंटू 50 करो, एम प्लस करो। 4242.64 आया। तो आपका कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया? 4242.64। एम प्लस कर लो। आपकी क्वांटिटी कितनी थी? आपकी क्वांटिटी आ गई क्या आपके कैलसी पे वापस? मेमोरी में सेव करके रखी थी? नहीं। अभी आपके कैलसी पे क्या 4242.64 है क्या? सबके कैलसी पे डिवाइडेड बाय 6 करो, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2। मैंने रीवर्क करके वापस बैकवर्क करके वापस वो नंबर पे ला दिया आपको। ठीक है, आप वो नंबर पे आ गए। अगर मेमोरी में नहीं है, अपने को पूरे डेसिमल चाहिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। आ गए पूरा वो नंबर पे। अब अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करना है तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 12,000, यानी कितने ऑर्डर? 12,000 क्वांटिटी डिवाइडेड बाय उतनी क्वांटिटी। मैंने क्या किया? 12,000, प्लीज ध्यान दीजिए, 12,000 डिवाइडेड बाय 1414 पॉइंट जो भी था
ये मैंने किया, यानी इससे पता चलेगा अपन कितनी बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, है कि नहीं? इससे समझेंगे ना, अपने को 12,000 मंगाना है, एक बारी में इतना मंगाना है तो कितनी बार मंगाएंगे, यही समझ में आता है ना। 8.4852 समथिंग आया है सबके कैलसी पे। एक बार ऑर्डर करने का 500 रुपया, तो इतनी बार ऑर्डर करने का कितना, इंटू 500 करो, कितना आया, यही आया देखो, 4242.64, है कि नहीं? 4242.64 आया सबका। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, जब अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे आते हैं तो आपका कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर इक्वल। देखो ना, 4242.64, 4242.64। अब भी करके बताया आपको कैलसी पे कैसे, बताती हूँ। अब वापस सब जने, अब आपको स्टेटमेंट समझ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या स्टेटमेंट बोलना चाह रही हूँ? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट, कब? व्हेन एट EOQ। क्या बोला मैंने? व्हेन एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सबसे लोएस्ट क्वांटिटी तो होता है, लेकिन वैसी क्वांटिटी होता है जिसपे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम होता है, ठीक है? अभी अपन ने कितने ऑर्डरिंग कॉस्ट, अपन ने फॉर्मूला से EOQ निकाला, कितना है EOQ? 1414.42 जो भी आ रहा था, ठीक है? अपन ने क्या किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए अपन ने बोला 12,000 टोटल क्वांटिटी चाहिए, एक ऑर्डर में कितनी कर रहे हैं, 1414.42 कर रहे हैं, तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 8.4 समथिंग टाइम्स, इनटू 500 रुपए एक बार ऑर्डर करने के, तो टोटल कितनी आई बोले, कितनी आई थी? 4242.64, 4242.64, इतना रुपया लगेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट का, समझ में आ रहा है? अभी कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाला, तो बोले 1414.42, ये इतनी क्वांटिटी अपनी ऑर्डर कर रहे हैं, तो बचेंगी कितनी एवरेज, ओपनिंग ये हो गई, वापस वो डब्बा बनाओ, ओपनिंग ये हो गई, क्लोजिंग 0 हो गई, तो बचेंगी कितनी एवरेज, हर बार, ध्यान में आ रहा है क्या? तो एवरेज क्वांटिटी पे 50 रुपए का रेट, उस पर 12% अपना कैरिंग कॉस्ट, समझ में आया क्या? कितना आया? 4242.64 वापस। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आती है किस पे, EOQ पे, समझ में आया? अब आपका अगर आप सिर्फ 4214.42 लेके करोगे तो आपका थोड़ा डिफरेंस आएगा, क्यों? क्योंकि डेसिमल का है। अभी मैं अगर विदाउट डेसिमल का एग्जांपल लूं तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है? एक एग्जांपल विदाउट डेसिमल का करते हैं तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कैसे होता है, ठीक है? बातें मत करो प्लीज। वो अरे मेरे एग्जाम्पल था इसलिए अभी मैं बता रही हूँ ना, अभी एक बातें नहीं प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो। चलो एग्जाम्पल, सब जने बोर्ड पे ध्यान देंगे, सब जने बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या बोला है, डिमांड कितनी है? 5,000 यूनिट की। प्राइस कितनी है पर यूनिट? 20 रुपया। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 16 रुपया। स्टोरेज रेट यानी क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? ऑब्सोलेंस रेट क्या हो गया? ये तीनों मिला के कैरिंग कॉस्ट रहेगा टोटलिटी में, ये प्लस ये प्लस ये, तो 2% प्लस 12% प्लस 6% कितना हो गया? तो 20% पर एनम आपका कैरिंग कॉस्ट का रेट हो गया। समझ में आया क्या? क्यों ऐसा? स्टोरेज यानी रेंट का खर्चा। इंटरेस्ट रेट कैसे लग रहा है? इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया था, परचेस करना पड़ा उतनी क्वांटिटी तो उस पर इंटरेस्ट जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट भी आपका कैरिंग कॉस्ट हो गया। ऑब्सोलेंस रेट क्या हो गया? ऑब्सोलेंस रेट
ऑब्सोलेसेंस रेट मतलब आप जितना टाइम होल्ड करके रख रहे हो उतनी देर में कुछ ना कुछ खराब होगा, तो इतना खराब होने का खर्चा भी तो अपने ही सिर पे आएगा ना। तो कितना परसेंट, 6% पर एनम से खर्चा लग रहा है उसका। समझ में आया क्या? तो टोटल ये सब किस वजह से हो रहा है? इन्वेंट्री को कैरी कर रहे हैं इसलिए खर्चा लग रहा है। ये सब इन्वेंट्री को कैरी कर रहा है इसलिए खर्चा लग रहा है। तो ये क्या हो गया? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हो गया। तो 20% पर एनम टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हो गया। यहाँ तक समझा सबको? तो अभी आपके पास फॉर्मूला क्या है यूक्यू का? ठीक है, मैम वो 20% 20 रुपए का देंगे। 20% ऑफ व्हाट? 20% पर एनम ऑफ 20 रुपया, यानी कितना? तो अभी अभी मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन कैसा होता है वो बता रही हूँ, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? A इज इक्वल्स टू क्या है? A 5000 यूनिट्स। O क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया है आपको? 16 रुपए, 16 रुपीज पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट पर, कैरिंग कॉस्ट 4 रुपए नहीं लिखना है, कैसा लिखना है उसको, लिखने का अलग रहता है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम है, पर यूनिट रेट क्या है? 20 पे 20%, यानी 4 रुपया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ऐसे लिखना पड़ता है उसको। समझ में आया क्या? तो अभी आपका 2 AOC क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5000 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट कितना रहा? 200 200 यूनिट्स 200 यूनिट्स 200 यूनिट्स। अब क्लियर है एग्जांपल? अब क्लियर है एग्जांपल? अब 200 यूनिट में मुझे बताओ परचेस करने का कितना खर्चा? 20 रुपए का बोला है एक, 200 यूनिट परचेस करने का कितना? 200 इंटू 20 इंटू कितनी बार करोगे? 200 यूनिट परचेस कर रहे हो तो मुझे अगर परचेस कॉस्ट निकालना है 25 बार। तो परचेस कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब क्या होता है? आपको कितना चाहिए? 5000 क्वांटिटी चाहिए, एक बारी में 200 कर रहे हैं, तो कितनी बारी ऑर्डर करोगे? 25 टाइम्स। तो आप 200 क्वांटिटी 25 बार ऑर्डर करोगे 20 रुपए की, तो कितना रुपया लग जाएगा आपका? 1 लाख रुपया आपका परचेस का लग जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक के क्लियर है? अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सिंपल है। आपने नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लिया, कितनी बार ऑर्डर करोगे? 25 बार। 25 बार 16 रुपए भरोगे ऑर्डरिंग के, कितना? 400। अभी कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? आपकी इन्वेंट्री शुरुआत में कितनी थी? 200, अंत में 0, यानी एवरेज में 200/2 इंटू 4 रुपया अपन ने निकाला ना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कितना आया? 400। अब आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 400 आ रहा है, कैरिंग कॉस्ट भी 400 आ रहा है, यानी सेम हो गया। तो आपका 1,08,000 रुपया खर्चा है। समझा क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया? अभी आप अगर 200 की जगह पे 300 लेके भी देखोगे तो आपका आंसर बड़ा आएगा, और 200 की जगह पे 150 भी लेके देखोगे तो आपका आंसर बड़ा आएगा। आप दूसरी कोई क्वांटिटी लेके देख लो, कोई भी क्वांटिटी दूसरी देखोगे तो आपका टोटल कॉस्ट जो है वो बड़ा आएगा, क्योंकि आपका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम नहीं आता है। अब उसका रीजन क्या है? उसकी एक डायग्राम है। उसका रीजन क्या है? उसकी एक डायग्राम है। डायग्राम क्या बोलती है? डायग्राम क्या बोलती है आपकी? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका रेट है, यहाँ पे आपके क्वांटिटी है, या रेट या अमाउंट पकड़ो, ये खर्चे, अमाउंट और क्वांटिटी। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेंगी खर्चा बढ़ता जाएगा, हाँ या नहीं? तो ये ऐसा आएगा, ऐसे आएंगी ना लाइन। 0 यूनिट्स पे शुरुआत में 0 यूनिट्स है,
जीरो क्वांटिटी पे जीरो अमाउंट का खर्चा, वन क्वांटिटी पे एक अमाउंट का खर्चा। अभी ये लाइन किसकी है? ये लाइन हो सकती है आपकी परचेज प्राइस की। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है आपका परचेज का कॉस्ट भी बढ़ रहा है, टोटल परचेज प्राइस बढ़ रहा है, टोटलिटी में, पर यूनिट नहीं, टोटलिटी में, करेक्ट है। और आपका क्या बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? कौन डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वांटिटी है? कैरिंग कॉस्ट। जीरो यूनिट है तो कैरी करने का कोई खर्चा नहीं, वन यूनिट है तो कैरी करने का वन यूनिट के हिसाब से हाफ यूनिट का खर्चा, फिर टू यूनिट है तो कैरी करने का वन यूनिट का खर्चा, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं अपन। समझ में आ रहा है? तो आपका ये आपका कैरिंग कॉस्ट का लाइन है। कलर चेंज करती हूँ तो थोड़ा बेटर रहेगा। क्यों कैरिंग कॉस्ट का लाइन और परचेस कॉस्ट का लाइन अलग अलग है? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट में हाफ इन्वेंट्री होती है, एवरेज इन्वेंट्री करते हैं, तो कैरिंग कॉस्ट का लाइन, परचेस प्राइस का लाइन, समझा यहाँ तक के? और आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट का लाइन कैसे जाएगा? जीरो क्वांटिटी ऑर्डर पे कितना रहेगा? रहेगा क्या? जीरो क्वांटिटी से रहेगा ही नहीं, फिर बाद में बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ेगा? आपकी पूरी क्वांटिटी ऑर्डर करी है, हाईएस्ट क्वांटिटी पे लोएस्ट रहेगा, तो यहाँ से शुरू होगा। हाईएस्ट क्वांटिटी में समझ रही हूँ, यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी है, उस पर लोएस्ट है, फिर धीरे 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 मैं चेंज कर लेती हूँ कलर आपको बेटर। ये ऐसा जाएगा। समझ में आ रहा है कि ये ऐसा क्यों जाएगा? आपकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी, एनुअल डिमांड पूरी एक बारी में मंगा लिए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा? सबसे लोएस्ट एक बार का, तो ये सबसे कम कॉस्ट एट हाईएस्ट क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? फिर जैसे मैंने क्वांटिटी कम की, मैंने क्वांटिटी इतनी कर दी तो मेरा कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि 2 बार ऑर्डर करना पड़ गया, फिर 3 बार ऑर्डर करना पड़ गया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या डायग्राम? तो बोले ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का पॉइंट, दिख रहा है क्या? वो इंटरसेक्शन का पॉइंट इज योर EOQ। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि बाकी सब में या तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लोएस्ट होगा या तो कैरिंग कॉस्ट लोएस्ट होगा, दोनों भी लोएस्ट साथ में कहाँ पे आ रहे हैं? दोनों भी लोएस्ट साथ में वो EOQ पे ही आ रहे हैं। समझ में आ रहा है डायग्राम से? ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट का लाइन है। समझ में आ रहा है क्या डायग्राम से? सबको समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? अदिति समझ रहा है बेटा? लॉजिकली समझ रहा है? अब मैंने सब स्ट्रेट लाइन में बताया, इंस्टीट्यूट की कर्व वाली लाइन है, उसका रीजन भी है कोई कोई चीजों का। एवरेज आउट होता है एवरेज इन्वेंट्री में, बताती हूँ अभी। ये देखो, कॉस्ट क्वांटिटी, बोले देखो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट का लाइन ऐसे जा रहा है, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट का लाइन है, दिख रहा है क्या? कलर्स चेंज करूँ क्या तो देखेगा। दिखाई नहीं जा रहा है। ये समझा क्या आपको? ये वाला जो लाइन है ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट का लाइन है, मेरे इसमें भी वहां से शुरू होके वहीं पे जा रहा था, और ये कैरिंग कॉस्ट का लाइन है, मेरा भी ऐसा ही था। उन्होंने टोटल एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट ये ऐसा क्यों बनाया है, उसका रीजन अपन बाद में जानेंगे, जब आगे के क्वेश्चन करेंगे, जब अपने को उसका लॉजिक समझेगा। अभी अपने को ये समझना है जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है कॉस्ट बढ़ता है। ये ऐसा क्यों दिया है? आइडियली ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाला लाइन ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। पर ये देखो मेरी डायग्राम कहाँ पे गई? नहीं, इंस्टीट्यूट गड़बड़ नहीं। ये आपका कैरिंग कॉस्ट की लाइन कैसे बढ़ रही है? आपके हर एक ऑर्डर पे कैरिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, तो हर एक ऑर्डर पे आपका कैरिंग कॉस्ट जितना आप कैरी कर रहे हो इन्वेंट्री उतना लग रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लग रहा है? हर एक ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है। ये परचेस प्राइस की लाइन ये टोटलिटी वाली है,
पर यूनिट की अगर मैं परचेज प्राइस की लाइन ड्रॉ करूं, मैं पर यूनिट परचेज प्राइस की लाइन ड्रॉ करूं, तो मेरी परचेज प्राइस की लाइन क्या आएंगी? ऐसी कुछ आएंगी। क्यों ऐसी कुछ आएंगी? कितनी भी क्वांटिटी ऑर्डर करो, आपकी पर यूनिट परचेज प्राइस चेंज होती है क्या? परचेज प्राइस पर यूनिट 50 रुपीज फिक्स हो गई तो फिक्स ही हो गई। जैसे अभी के लास्ट एग्जांपल में अपन ने देखा 20 रुपीज पर यूनिट था, तो परचेज प्राइस पर यूनिट तो फिक्स हो गया, आपकी क्वांटिटी कितनी भी बढ़ी। बट वो लोग ने ये स्ट्रेट लाइन ना ड्रॉ करते हुए ऐसी कर्वी लाइन ड्रॉ की है। वो कर्वी लाइन क्यों ड्रॉ किया है, उसका लॉजिक ये है, कभी कभार आप कम क्वांटिटी ऑर्डर करते हो तो आपको डिस्काउंट्स नहीं मिलते, हायर रेट पे मिलता है। कभी कभार आप ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करते हो तो डिस्काउंट मिलता है। तो कहीं कहीं पे वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, वो शेप बन जाता है। समझ में आया क्या डिफरेंस बिटवीन द टू? क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, इसीलिए मैं बोली वो अपन क्वेश्चन में और बेटर समझेंगे कि आपका परचेस कॉस्ट जो होता है, जो कंसिस्टेंट चल रहा था, वो चेंज भी हो सकता है कभी कभार, क्योंकि क्वांटिटी के बेसिस पे वो रेट लगा सकता है ना अपना सप्लायर। सप्लायर क्या बोलेगा, तुमने 10,000 यूनिट मांगे तो 50 रुपए से मिलेगा, तुमने 50,000 यूनिट मांगे तो 45 रुपए के रेट से ही दूंगा। समझ में आया क्या? तो अपना रेट कम हो सकता है, क्वांटिटी बढ़ने पे डिस्काउंट मिल सकता है ना, तो इसीलिए। तो बेसिकली अपने को समझना क्या है, अपना इंटरसेक्शन ऑफ योर कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज योर ईओक्यू पॉइंट। समझ में आया क्या? डायग्रामेटिकली भी समझा, लॉजिकली भी समझा, क्लियर है अभी यहाँ तक? तो परचेज प्राइस की जो वाइट वाली लाइन है वो अपन ऐसे तो कवर, ये टोटलिटी की परचेस प्राइस लाइन है। टोटल तो सेम ही है ना 6 लाख सब हाँ हाँ, वो बराबर है आपकी। अरे भैया, ये जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, आपका क्वांटिटी के हिसाब से कॉस्ट है। एक क्वांटिटी है तो एक यूनिट का कॉस्ट लगा रहे हैं, दो क्वांटिटी है तो 2 यूनिट का कॉस्ट लगा रहे हैं, इसलिए। समझा क्या? ये क्यूमुलेटिव है। आप जो बोल रहे हो वो टोटलिटी में है, आप एक बार में अज्यूम कर रहे हो टोटल क्वांटिटी है और टोटल, तो फिर यहाँ से जीरो से स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए ना। वो आपका वो क्वेश्चन वो पॉइंट आएगा ध्यान में, जब जीरो क्वांटिटी है, जब मेरे को जीरो का रेट लग रहा, जब मेरे पास एक क्वांटिटी है मेरे को इतना रेट लग रहा है, जब मेरे पास दो क्वांटिटी है तो इतना दो का टोटल हो गया ना कॉस्ट, तीन क्वांटिटी है तो तीन का टोटल कॉस्ट इतना हो गया, चार क्वांटिटी है तो चार का टोटल कॉस्ट इतना हो गया। समझ में आया क्या? 6 लाख वाली लाइन क्या हो जाएंगी? ये 6 लाख वाली लाइन यानी 50 रुपया पर यूनिट की लाइन, 50 रुपया पर यूनिट की लाइन। 6 लाख वाली लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे क्वांटिटी टोटल है, ये बस ये पॉइंट जो है वो 6 लाख का है। आपको समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट 6 लाख का है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आएंगी ना 12,000 यूनिट्स। यूनिट्स चेंज नहीं हो रहे तो लाइन ही कैसे बनेगी? अगर आपके यूनिट्स चेंज नहीं हो रहे मैडम तो लाइन कैसे बनेगी? समझ में आया क्या? तो वो एक पॉइंट ही रहेगा, तो वो पॉइंट है, तो ये आपका पॉइंट कौन सा हो गया? ये 6 लाख रुपए का, 12,000 यूनिट पे 6 लाख रुपया। समझा क्या? ये आपका टोटल परचेस प्राइस की लाइन है, ये टोटल परचेस प्राइस की लाइन है, और ये 50 रुपीज पर यूनिट परचेस कॉस्ट की लाइन है। समझ में आ रहा है क्या फर्क? अपन कितनी भी क्वांटिटी मंगाए, पर यूनिट रेट चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो पर यूनिट रेट चेंज हो सकता है, ये कर्वी लाइन हो सकती है। वापस मैं आपको वही बात बता रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर क्वांटिटी आपका पर यूनिट रेट मॉडिफाई हो सकता है। समझ में आया क्या? अभी 50 रुपए पर यूनिट अपन ने फिक्स कर लिया, दैट डजंट मीन अपन ने क्वांटिटी एक साथ बल्क में परचेस की तो अपने को सप्लायर जो है वो डिस्काउंट नहीं देगा, कभी कभार डिस्काउंट भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है बात? अभी आपको इतना ही समझना है, आज की तारीख में आपको ये कर्वी लाइन आज नहीं देखना है, आज आपको ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्रीन वाली देखना है। कर्वी लाइन जो है अपन थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको ज्यादा बेटर समझेगा जब मैं वापस रिविजिट करूंगी डायग्राम पे। समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है? सबको सॉर्टेड है? कोई डाउट है कि इसमें? किसी को डाउट है? कोई भी इंसान नहीं समझो? समझो? अदिति समझ रहे बेटा? चलो, अब मैंने इतना सारा बोल लिया, अब थोड़ा लिखने का काम करो। लिखो, हाउ टू डिसाइड ROQ, रेलेवेंट कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, EOQ। एग्जाम्पल का सोल्यूशन आप लिखो ना, EOQ/2 लिखो। स्पेस छोड़ दो पहले उसके लिए, एग्जाम्पल के लिए कितना स्पेस छोड़ोगे? हाफ अ पेज, हाफ अ पेज स्पेस छोड़ दो और फिर लिखना चालू करो, हाउ टू डिसाइड ROQ।
लिख लिया क्या पूरा? ये भी लिख लिया क्या? रेलेवेंट कॉस्ट भी पूरा हो गया? लिखो लिखो। आज कौन absent है? उसके अलावा हाँ हाँ नहीं उसके अलावा आज सब प्रेजेंट है। ऊपर स्क्रॉल करो। लिख रहे हो ना कि मिस हो गया कुछ? मिस हो गया क्या कुछ किसी का? दिव्या हो गया था मतलब? लिखना है सब कंटिन्यू करना है। हाँ हो गया, यहाँ तक हो गया। हाँ हाँ सब लिखना है, सब लिखना है। क्या हो गया प्रीत? कुछ मिस हो गया? CCPUPA बातें क्यों चल रही है? हाँ क्यों? कलर ब्लाइंडनेस हो गई किसी को? हाँ सच्ची में? सच्ची में कलर ब्लाइंडनेस है? वेरी गुड। ये पूरा लिख लो, फिर मुझे एक 5 मिनट्स चाहिए आप लोगों का, प्लीज जल्दी लिखो। क्लास का भी टाइम होते आया है एंड होने का। क्विकली नोट डाउन। हाँ वो यूपी वाला चीज एनुअल रिक्वायरमेंट के नीचे नहीं मैं बताती हूँ।
मैं पूरा सब एक्सप्लेन करूंगी, हर वर्ड क्यों लिखा है उसका, सब लिखना है जो स्क्रीन पे दिख रहा है सब। नहीं तो ये हो गया क्या, ब्लू वाला सबका हो गया क्या लिखना? हाँ चलो लिखो। हाँ हाँ बस। हाँ ये जूम करो, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा अजम्पशंस तक पहुंच गए क्या सब लोग? पहले ये बताओ मुझे, अजम्पशंस के पहले तक पहुंच गए? आपके अजम्पशंस पे हो गए? अजम्पशंस तक सब लोग आ गए? चलो लिखो अजम्पशंस ऑफ ईओक्यू, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, चलो लिखो assumptions of EOQ. The calculation of economic order. The calculation of economic order of material to be purchased. The calculation of economic order of material to be purchased is subject to following assumptions. Is subject to following assumptions. First, ordering cost per order and carrying cost per unit per annum are known and are fixed. फर्स्ट assumption हो गया क्या सबका? anticipated usage of material in units is known. क्या हो गया? anticipated usage of material in units is known. Cost, next point बोल रही हूँ, cost per unit of material is constant and is known. Done. सबने सब लिख लिया? किसी का कुछ बचा? क्या बातें चलती हैं, ये 1 2 3 साथ में बैठने ही नहीं। नए आए लेकिन तुमको कोई भी चाहिए बात करने को भाई, बोले कोई भी चलता बोले। जैसे पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं भी पढ़ लेता, बात करने वाला व्यक्ति कहीं भी बात कर लेता, किसी से भी बात कर। लिख लिया सबने? क्विकली हो गया क्या? चलो अब अपनी अपनी नोट्स में देखेंगे, आ जाओ। हाउ टू डिसाइड ROQ। बोले ROQ डिसाइड करने के लिए सबसे मेन कंसिडरेशन क्या है? कॉस्ट। क्यों कॉस्ट मेन कंसिडरेशन है? भैया खर्चा सबसे कम लगना चाहिए ना, तो ही क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। तो बोले कॉस्ट सबसे बड़ा कंसिडरेशन होता है। कौन सा कॉस्ट? परचेस कॉस्ट तो कांस्टेंट लगने वाला है, तो कौन से कॉस्ट पे कंसिडरेशन जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पे। तो बोले ROQ ऐसा होना चाहिए जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम लगे। तो सबसे कम किस पे लगता है? EOQ पे। तो आइडियल ROQ कौन सा रहेगा? EOQ is that ROQ in which carrying cost and ordering cost is lowest and is same। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखा है? प्रैक्टिकली वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर। एक्चुअली लाइफ में क्या इश्यू होता है? लाइफ में हर बार तुम्हारे सप्लायर के पास गए, हर बार सेम रेट पे तुमको माल बेचेगा क्या? नहीं, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि माल का शॉर्टेज हो और वो तुमको महंगा बेचे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि भैया आप ज्यादा बार बार उससे ही खरीद रहे हो तो आपको ज्यादा डिस्काउंट दे दे। तो डिपेंड करता है, हर बार रेट सेम रहेगा जरूरी नहीं है। आपको समझो आपका एक फ्लोर मिल है। क्या है? फ्लोर मिल। आप क्या बनाते हो? आटा बना के बेचते हो। आपका आटा बनाने का काम है। आप क्या कर रहे हो? मार्केट से गहूं लेके आ रहे हो, व्हीट गहूं लेके आ रहे हो मार्केट से।
तो अब मार्केट से जब गहूं लेके आते हो तो हर बार सेम रेट पे गहूं मिलेगा क्या? जरूरी नहीं है। कभी वीट का प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से सस्ता मिल रहा है वीट, कभी वीट की होल्डिंग करी है लोगों ने, होल्ड करके रखा है, उसकी वजह से महंगा मिल रहा है वीट। कभी कभार रेन प्रॉपर ना पड़ने की वजह से क्रॉप डैमेज हो गया तो बहुत महंगा मिल रहा है। तो हर बार रेट अलग हो सकता है। तो अपने को आइडियली प्रैक्टिकली फिजिबल है कि अपन सेम रेट पे चल रहे हैं, वो तो अपना अजम्पशन है अपन सेम रेट पे चल रहे हैं, बट प्रैक्टिकली इट मे चेंज। प्रैक्टिकली अपने को क्या कंसिडर करना चाहिए? क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है क्या, कुछ रेट में फेरफार हो रहा है क्या, कुछ रिलेशन विद सप्लायर, अपना अपने सप्लायर के साथ अच्छा रिश्ता नाता है, लेकिन अपने को दूसरे सप्लायर सस्ते में दे रहा, तो अपन ने क्या किया, दूसरे सप्लायर के पास चले गए। ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में वो दूसरा सप्लायर जो है वो आपको सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी दे सकता है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी मिल सकता है। वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की वजह से आपका क्वालिटी डैमेज होगा, क्वालिटी डैमेज होने की वजह से आपका गुडविल डैमेज होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लॉस भुगतना पड़ेगा। कैसे लॉस भुगतोगे? गुडविल डैमेज हो जाएगा तो गुडविल आपका डैमेज हो गया, आपका नाम अच्छा था, अब आपका नाम खराब हो गया। कैसे? कोई लेके गया 1 किलो के आटे की बोरी, बोले अच्छा नहीं आया आटा, इस बार बहुत बेकार आटा था, नाम खराब हो गया। अब अगली बार वो सेम लाएगा क्या अपना? नहीं, दूसरे ब्रांड का लेके आएगा। अपना तो एक कस्टमर कम हो गया, अपना एक कस्टमर कम हो गया, अब वो दूसरे को बोलेगा, वो दूसरा भी कस्टमर कम हो जाएगा अपना, राइट? निगेटिव पब्लिसिटी, निगेटिव पब्लिसिटी होंगी ना, तो अपना सेल्स कम हो जाएगा और अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। समझ में आया? गुडविल अफेक्ट होने की वजह से अपना प्रॉफिट कम होता है लॉन्ग रन में। हाथों हाथ अफेक्ट नहीं दिखता है उसका, हाथों हाथ इफेक्ट दिखता है कि उसका, नहीं, लॉन्ग रन में दिखता है। अपने को फिजिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी क्वांटिटी की। बोले जब आरओक्यू निकालते हैं तो क्वांटिटी की फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, मतलब अपने को एक्चुअली में देखना पड़ेगा अपना आरओक्यू। अपन ने सोचा 10,000 यूनिट मंगाएंगे, पर अपन 10,000 यूनिट एक्चुअली में मंगा पाएंगे क्या? मंगा लिए तो रख पाएंगे क्या? अगर अपन ने समझो, अपन जो है वो फ्लोरिस्ट है, अगेन एक फ्लोरिस्ट का एग्जांपल, पेरिशेबल प्रोडक्ट, हमने बहुत सारे फ्लावर मंगा लिए और हमने सोचा हम साल भर तक वो फ्लावर वापरेंगे। पॉसिबल है क्या? महीने भर तक भी फ्लावर वापर के दिखा दो तो बहुत बड़ी बात है। डैमेज हो जाएंगे भैया, वो खराब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? पेरिशेबल चीज है, तो अपने को फिजिबिलिटी भी देखना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट टिकता है कि नहीं टिकता है। अगर अपन क्या बना रहे हैं, अपन एक फ्रेग्रेंस का ये बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंस क्यूब बना रहे हैं। फ्रेग्रेंस क्यूब जो वॉशरूम्स में और रूम्स में वगैरह यूज होता है, तो उसमें क्या यूज होता है? कैम्फर, ओडोमॉस नहीं, ओडोनिल। भैया मच्छर पे नहीं जाना था। उसमें कैम्फर यूज होता है। कैम्फर का बाय इट्स नेचर क्या होता है? इवापोरेट होना उसका नेचर है। कैम्फर यूज होता है, कैम्फर इवापोरेट हो जाता है। तो अपन ने बहुत सारे क्वांटिटी में मंगाया, अपन ने मंगाया था सेल करने को, पर अपने स्टोर्स में ही उड़ गया। क्या काम कर रहा है वो कैम्पर तुम्हारा मंगाया हुआ? तो अपने को फिजिबिलिटी भी देखना पड़ता है क्वांटिटी की, ये प्रोडक्ट कैसा है उसके हिसाब से फिजिबल है कि नहीं है इतनी क्वांटिटी मंगाना। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? अब अपने को कॉस्ट को एक्सप्लेन किया है, कौन से रेलेवेंट कॉस्ट है, बोले ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? हर बार परचेस करने पे जो खर्चा लगता है दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। परचेस करने पे, परचेस प्राइस के अलावा, परचेस प्राइस तो लगती ही है वैसे भी, परचेस प्राइस के अलावा परचेस करने पे हर बार क्या खर्चा लगता है? हर बार आपको माल लेने जाने को अकोला से लेके मुंबई जाना पड़ता है, तो हर बार आपको टिकट करना पड़ेगा, ट्रेन की करो, फ्लाइट की करो, काय की भी करो, काय की, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिक्स हो गया। भले कितना भी अमाउंट हो पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिक्स हो गया। समझ में आ रहा है? और क्या हो सकता है ऑर्डरिंग कॉस्ट में? हर बार ऑर्डर करने के लिए आपको मे भी ऐसा हो सकता है क्वालिटी देखने जाना पड़े, हर बार क्वालिटी चेक करना पड़े ऑर्डर करने के पहले। जैसे अपन क्या थे अपन क्या बेच रहे थे? फ्लोर बेच रहे थे। कौन सा फ्लोर बेच रहे थे? व्हीट फ्लोर, हाँ फ्लावर, फ्लोर नहीं, व्हीट फ्लावर बेच रहे थे। व्हीट फ्लावर बेच रहे थे। अभी व्हीट फ्लावर बेचने के लिए अपने को व्हीट को एग्जामिन करना जरूरी है हर बार। कभी अपने को सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिल गया तो अपनी गुडविल खराब हो जाएगी, तो हर बार अपने को जाके इंस्पेक्ट करना जरूरी है। तो अपने को जाने का खर्चा तो लगेगा, ट्रांसपोर्ट का, इंस्पेक्ट। जो ओनर है उसको सब चीजें समझ में आती है, कि वो इतना इंटेलिजेंट रहता है कि हर बार किसको सब चीजें समझ में आती है। कभी कभार टेक्नीशियन को साथ में ले जाना पड़ता, वे अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं देख।
तो किसी एक व्यक्ति को लेके गए साथ में जिसको अनाज की बहुत नॉलेज है, कि वो देख रहा है सही क्वालिटी का गेहूं है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। तो उसका वो पर्सन का जो चार्ज है, वो पर्सन का जो चार्ज है वो भी चार्ज लगाएगा ना, खुद की प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल काम कर रहा है ना, वो प्रोफेशनल फीस लगेगा, वो अपने कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, समझ में आ रहा है। लोडिंग अनलोडिंग तो नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, वो आपके परचेस कॉस्ट में आ गया। परचेस कॉस्ट क्या होता है, जितने में बेच रहे हैं वो नहीं, परचेस कॉस्ट वो होता है जो अभी आपने इसके पहले पढ़ चुके, जो पूरा आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाला ना वो। तो परचेस कॉस्ट क्या होता है, जिसमें परचेस प्राइस भी इंक्लूडेड रहती है, उसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड रहता है, उसमें नॉर्मल लॉस एडजस्टेड रहता है, उसमें एबनॉर्मल लॉस रिड्यूस्ड रहता है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट एडजस्टेड रहता है, उसमें आपका लोडिंग अनलोडिंग इंक्लूडेड रहता है, उसमें आपका फ्रेट चार्जेस इंक्लूडेड रहता है। याद आया है क्या? तो परचेस प्राइस जो डिटरमाइन कर रहे हैं ना, परचेस प्राइस पर यूनिट जो है वो आप पहले निकाल चुके हो, तो आप एक चीज ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसके आगे बढ़ गए अपन हम, अब उसमें वो चीज नहीं आएगी, वो ऑलरेडी हो गई, ठीक है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, ऑर्डर करने पे जो खर्चा लग रहा है, समझ में आया क्या। और कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या क्या हो सकता है, अभी अपन ने 3 चीजें देखी, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट, देखा कि नहीं देखा। इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस, स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस फॉर गुड्स इन ट्रांजिट इज नॉट कैरिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस इज कैरिंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी है इसीलिए हमने उसका इंश्योरेंस निकाला, नहीं तो क्यों निकालते थे, अपने गुड्स डैमेज ना हो जाए उसके लिए हमने इंश्योरेंस निकाला, कि लॉस ड्यू टू थेफ्ट, फायर कुछ ना हो जाए, इसीलिए हमने इंश्योरेंस निकाला। समझ में आ रहा है क्या? गुड्स ही नहीं रहते तो इंश्योरेंस निकालने का सवाल ही नहीं उठता था। तो वो जो इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस है इज अगेन योर कैरिंग कॉस्ट। क्लियर है? तो वही लिखवाया मैंने। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, बोले टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कितनी बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और हर बार ऑर्डर प्लेस करने पे कितना खर्चा लग रहा है, ठीक है। कितनी बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हो कैसे निकालोगे, तुम्हारी पूरी रिक्वायरमेंट कितनी है, तुम्हारी पूरी रिक्वायरमेंट कितनी है और तुम हर बार कितनी क्वांटिटी मंगा रहे हो। यहाँ पे ROQ क्यों लिखा है, किसने पूछा था ये डाउट, कौन पूछा था ROQ क्यों लिखा है। अभी ये ROQ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे EOQ लिखना चाहिए था आपके हिसाब से, पर हर बार जरूरी नहीं है जो आपका EOQ है उतनी क्वांटिटी आप मंगा रहे हो। बहुत सी बार कंपनी की पॉलिसी रहती है कि हम 10,000 क्वांटिटी मंगाएंगे, पर 12,000 क्वांटिटी में भैया फायदा हो रहा है, बट कंपनी की पॉलिसी है, पॉलिसी मॉडिफाई नहीं होंगी जब तक कुछ नहीं कर सकते। तो ROQ, मैं यहाँ पे EOQ लिखने से ROQ लिखा हुआ बेटर है, क्योंकि ROQ कैन बी EOQ बट EOQ कैनॉट बी ROQ, ROQ कैन बी EOQ बट EOQ कैनॉट बी ROQ, क्योंकि EOQ क्या होता है, इट इज दैट ROQ एट विच cost is lowest, but ROQ can be other quantities also, but EOQ is one specific quantity out of all quantities of ROQ। समझ में आया क्या? इसीलिए ROQ लिखा है। बहुत सी बार आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रहेगा ROQ से डिवाइड करना, ना कि EOQ से, वो अपन क्वेश्चन स्पेसिफिक देखेंगे, ठीक है। अभी कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन, भैया रुक जाओ 5 मिनट एक्सप्लेन कर लेंगे पूरा। कैरिंग कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन, बोले कैरिंग कॉस्ट यानी क्या, आपको एक रेट दिया हुआ है जनरली which is carrying cost unit, carrying cost per annum, carrying cost per unit भी नहीं दिया रहा है, carrying cost per annum दिया हुआ है। तो अपन क्या कर रहे हैं, carrying cost per annum 12% का रेट था, क्या करे अपन ने 12% के रेट को पर यूनिट के रेट से मल्टीप्लाई किया, 50 रुपए का पर यूनिट रेट था, तो अपन ने निकाला कितना, 6 रुपया, 6 रुपए का आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ रहा है। समझ में आया कैसे निकाला? आपको कैरिंग कॉस्ट पर एनम का रेट दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, और आपको कैरिंग कॉस्ट के लिए यूनिट प्राइस दिया हुआ रहता है, तो यूनिट प्राइस इनटू कैरिंग कॉस्ट पर एनम बिकम्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। देखो मैंने नीचे लिखवाया भी है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 50 रुपए का कॉस्ट इंटू कैरिंग कॉस्ट का परसेंट पर एनम का 12%, तो 50 रुपए में 12% विल गिव यू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम विच इज 6 रुपीज इंटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 आइडियली, पर अपने पास पूरा डेटा नहीं होता है, इसीलिए अपन क्या करते हैं ROQ डिवाइडेड बाय 2, ROQ डिवाइडेड बाय 2। हर बार जरूरी नहीं है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू ROQ डिवाइडेड बाय 2, हाँ वो अपन क्वेश्चन में समझेंगे। मैंने आपको एक डब्बा बना के बताई थी कि ओपनिंग इतनी क्वांटिटी है, क्लोजिंग 0 है,
हर बार क्लोजिंग जीरो रहेंगी वो जरूरी नहीं है, ठीक है। पर अपन हर बार कैरिंग कॉस्ट निकालते वक्त क्या करते हैं, ROQ डिवाइडेड बाय 2 ही करते हैं। समझ में आया क्या? अब ROQ कैसे निकालोगे, ROQ कैसे निकालोगे, ROQ EOQ के तरीके से निकालोगे। EOQ निकालोगे ना, ROQ कैसे निकालोगे, मतलब EOQ निकालोगे। EOQ निकालने का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस AO बाय C अंडर रूट ऑफ ट्वाइस AO बाय C या फिर ट्वाइस AO बाय C अंडर रूट, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है। वहां पे A क्या है, एनुअल डिमांड, O क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और C क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर, पर यूनिट पर एनम। और 2 क्या है, नॉर्मल कांस्टेंट है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अंडर रूट तो सबको निकालते आता है, कैलसी पे बटन है, डायरेक्टली दबाना है, ठीक है। अभी अजम्पशंस क्या बोल रहे हैं EOQ के, बोले हम लोग EOQ तो निकाल लेते हैं, पर जरूरी है क्या हर बार अपना डिमांड अपने को पता रहेगा पहले से, अपने कितने क्वांटिटी बिकने वाला है प्रोडक्ट वो अपने को पहले से पता रहता है क्या? नहीं, एक अंदाजा रहता है। कंफर्म उतने बिकेंगे क्या, जरूरी नहीं है, पर एक अंदाजा रहता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमको पता है कितने क्वांटिटी बिकने वाले हैं। तो देखो आपको लिखाया है मैंने, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द, नहीं कहाँ पे लिखा है, एंटिसिपेटेड यूसेज ऑफ मटेरियल, एंटिसिपेटेड यूसेज ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स इज नोन, मतलब कितना क्वांटिटी लगेगा ये अपने को पता है। अगर मेरे को पता है कि मुझे 12,000 यूनिट्स बनाने हैं ऑफ व्हाट, ऑफ फिनिश गुड्स, और मुझे ये पता है कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, तो मेरा रॉ मटेरियल का डिमांड भी कितना हो गया, 12,000। तो मेरा 12,000 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज माय यूसेज ऑफ मटेरियल फॉर द डिमांड ऑफ 12,000 यूनिट्स ऑफ माय फिनिश गुड्स। समझ में आ रहा है क्या? आगे कॉम्प्लिकेशन कैसे बढ़ेंगे, आपको फिनिश गुड्स की क्वांटिटी दी रहेंगी एनुअल डिमांड, आपको रॉ मटेरियल की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? आगे कॉम्प्लिकेशंस कैसे आएंगे क्वेश्चन में। फिर और क्या अपना अजम्पशन होता है, अपना अजम्पशन होता है जो कॉस्ट पर यूनिट है, परचेस प्राइस पर यूनिट, वो फिक्स्ड है। फिक्स रहता है क्या? नहीं। क्यों फिक्स नहीं रहता? उसके मल्टीपल रीजन है। परचेस कॉस्ट फिक्स हो सकता है, डिस्काउंट देने के बाद अलग वैल्यू आ सकती है, उसमें इंश्योरेंस ऐड, कभी कभार ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट अलग लग रहा है, कभी ज्यादा लग रहा है, कभी कम, कभी आपका लोडिंग का चार्जेस ज्यादा लग रहा है, कभी अनलोडिंग का ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो टोटल कॉस्ट जो आ जाता है वो कॉस्ट पर यूनिट वाला जो अपन ने पहले निकाला वही आपका परचेस कॉस्ट बनता है। ठीक है, क्लियर है क्या? अभी उसके अलावा क्या है, उसके अलावा बोल रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपको पता है और वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। जरूरी है कि हर बार ऑर्डर करने का सेम ही खर्चा लगता है। आपको यहाँ से मुंबई जाना पड़ता ऑर्डर करने के लिए और कोई खर्चा नहीं है, आपको मुंबई जाके माल लेके आना पड़ता। तो मुंबई जा रहे हो यहाँ से, तो एक बार आपने बाय रोड गए, आपको कुछ चार्जेस लगे, दूसरी बार आप बाय ट्रेन गए, कुछ और चार्जेस लगे, तो हर बार रेट चेंज हो सकता है। पर अपन अज्यूम कर रहे हैं कि हर बार ऑर्डर करने पे सेम कॉस्ट लगेगा, अपना अजम्पशन है वो हर बार सेम लगेगा, वैसा जरूरी नहीं है। वैसे ही कैरिंग कॉस्ट, जरूरी तो नहीं हर बार कैरिंग कॉस्ट सेम लगेगा। कभी मटेरियल ऑब्सोलेट 2% हो रहा है, कभी मटेरियल अपन अज्यूम कर रहे हैं 2% हो रहा है, एक्चुअली में कभी कभार 5% भी ऑब्सोलेट हो सकता है, क्लाइमेट सही नहीं है, मटेरियल ज्यादा खराब हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे वेयर हाउस के अंदर चूहे घुस गए, ज्यादा मटेरियल डैमेज हो गया। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी हो सकता है ना भैया, बारिश आ गई, तुम्हारा क्रॉप था, क्रॉप खराब हो गया। समझ में आ रहा है क्या? सबको क्लियर है? तो ये अपने अजम्पशन है जिसके बेसिस पे अपन काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली माइट नॉट होल्ड ट्रू। समझ में आया क्या? पर अपने को ये पढ़ना क्यों जरूरी है फिर प्रैक्टिकली, अगर ये ऐसा होल्ड ट्रू नहीं होता तो? क्योंकि एक एस्टिमेटेड क्वांटिटी आ जाता है, ईओ की जो निकलते हैं ना अपन, वो एक एस्टिमेटेड क्वांटिटी होता है, उसके अराउंड अपन मंगाए तो अपने कॉस्ट एटलीस्ट लोएस्ट नहीं बट लोअर साइड पे तो हो सकते हैं। लोएस्ट नहीं प्रैक्टिकली बट लोअर साइड पे तो हो सकते हैं। अपना ईओक्यू से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ तो थोड़ा लोअर साइड पे कॉस्ट रहेगा। समझ में आया क्या? इसलिए अपने पढ़ रही है। समझ में आई कौन क्यों पढ़ रही है, क्या है ये? ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।